हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और जो हम लोगों ने टारगेट अपना शुरू किया था कि हम लोग 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग को कंप्लीट करना है शॉर्टकट में। तो हम लोग पहले चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सारी उसकी जो थ्योरी है शॉर्ट में वो प्लस उसका जितना भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है सारा कवर हो चुका है। ठीक है, वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। और अगर आपको जो भी बोर्ड में लिखा है उसमें जितना भी हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है उसका अगर आपको लिखा हुआ चाहिए, आप उसको आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक को ज्वाइन करें और वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वैद्युत रसायन। ठीक है, प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी हम इसको भी खत्म कर लें और फिर इसके बाद धीमे धीमे करके हम लोग आगे चैप्टर बढ़ते जाएं और सारे के सारे चैप्टर को निपटाना है। देखिए, इस चैप्टर में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंगों में से है वो है ये वाली हेडिंग। ठीक है, कौन कौन सी है? हमें विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ना है, प्रबल और दुर्बल कौन कौन से होते हैं, फिर चालकता, विषि चालकता, सेल नियतांक, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, कोलराउस का नियम, अनुप्रयोग उसके, विद्युत अपघटन और उसके फैराडे के नियम विद्युत अपघटन से, कोलबे की विद्युत अपघटनी विधि, इसके अलावा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव और उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसके साथ साथ मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, उसकी सीमाएं क्या होती है, रेडॉक्स विभव क्या है, विद्युत लेपन, गैल्वनीकरण, विद्युत वाहक बल, नष्ट समीकरण की परिभाषा पढ़ेंगे। इसके अलावा सेलों में हम लोग को ईंधन सेल, उसके लाभ पढ़ने हैं, उसकी सीमाएं पढ़नी है। ठीक है, ईंधन सेल के इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से ट्रिक के साथ समझेंगे, याद करेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसके अनुप्रयोग। ठीक है, इसके अलावा डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। देखिए, डेनियल सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो आप डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं। ठीक है, इनका मतलब एक ही है, सेम टू सेम है, चाहे उसको आप डेनियल सेल बोलिए चाहे गैल्वेनिक सेल बोलिए। इसके अलावा सेल और उसके प्रकारों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर व्यापारिक सेल कौन से होते हैं, ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक वाले जो भी हैं दोनों, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपना यहाँ तक खत्म करेंगे। इसको कहाँ तक? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता तक, ये 1 2 3 लाइन निपटा देंगे आज। ठीक है, चलिए देखिए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास क्या है? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है? देखिए, विद्युत अपघट्य एक पदार्थ होता है। एक पदार्थ को हम विद्युत अपघट्य कह सकते हैं। अब किस पदार्थ को कह सकते हैं? बहुत सारे हमारे आसपास पदार्थ होते हैं, तो हम किस पदार्थ का नाम विद्युत अपघट्य रख दें? तो विद्युत अपघट्य समझिए किस पदार्थ को कहेंगे। आप जानते हैं, हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है ना, उसमें धारा नहीं बहती, जो एकदम प्योर वाटर होगा तो शुद्ध जल में धारा नहीं बहती है। बट यदि हम कोई इसमें ऐसा पदार्थ मिला दें जिसके मिलाने पर विद्युत धारा बहनी शुरू हो जाए, तो वो पदार्थ हमारा कहलाता है विद्युत अपघट्य। अब देखिए, जैसे हमारे पास पानी हो, शुद्ध जल हो, और उसमें हम क्या करें, 2 कटोरे में ले लें या 2 मग्गे में ले लें हम लोग प्लास्टिक के, एक में हम लोग डाल दें चीनी और एक में डाल दें नमक, तो चीनी वाले में धारा नहीं बहेगी। ठीक है, और नमक वाले में धारा बह जाएगी। अर्थात चीनी वाला जो जलीय विलयन है वो विद्युत अपघट्य का काम नहीं कर सकता है। चीनी विद्युत अपघट्य नहीं है क्योंकि उसमें धारा नहीं बह रही है। जबकि नमक जो है, नमक का जो जलीय विलयन तैयार किया उसमें धारा बह रही है। अर्थात यहाँ पर नमक जो पदार्थ है वो क्या है? एक तरह का विद्युत अपघट्य। उम्मीद करेंगे आप समझ में गए होंगे कि विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। क्लियर है? तो विद्युत अपघट्य क्या लिखा हुआ है कि जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित हो जाती है उसको हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्य। 2 तरह के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। बात क्लियर है? प्रबल और दुर्बल। अब प्रबल कौन से, दुर्बल कौन से? देखिए, अब आप जब पानी में घोलेंगे तभी तो हम लोग उसमें धारा बहाएंगे, तो पानी में घुलना जरूरी है ना, उसका जो भी पदार्थ हमारे पास विद्युत अपघट्य है। तो हम पानी में जब घोलें और घोलते समय पूरी तरह से वो 100% घुल जाता है, 100% आयनों में टूट जाता है, वो हमारा कहलाएगा प्रबल विद्युत अपघट्य। और जिसको हम घोल रहे हैं, घोलने में लगे हुए, लेकिन पूरी तरह से नहीं घुल पा रहा, उसका 40%, 50%, 60%, 70% घुल जाता है, कुछ हिस्सा बाकी रह जाता है, घुल नहीं पाता है पूरी तरह से, उसको हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, बात क्लियर है? तो क्या कहा? जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाए, जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है उसको हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, और जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है उसको हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल कौन से होते हैं? देखिए, जितने भी लवण होते हैं, जितने भी सॉल्ट होंगे, सारे सारे प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। इसके अलावा सारे प्रबल अम्ल और सारे प्रबल क्षार। ठीक है, तो प्रबल अम्ल HCl और NaOH, एक हमने यहाँ पर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार लेकर रखा हुआ है और एक लवण लेकर रखा हुआ है। ये अम्ल है, ये लवण है, ये क्षार है। ठीक है ना, तो एक एक लेकर रखा हमने। बाकी ध्यान रखिए, सारे प्रबल अम्ल, सारे प्रबल क्षार और सारे के सारे लवण, ये सारे प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य सारे दुर्बल अम्ल और सारे दुर्बल क्षार। तो एक दुर्बल अम्ल यहाँ पर लेकर रखा हमने और एक दुर्बल क्षार लेकर रखा। दुर्बल अम्ल में आप इसके अलावा H2S भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से प्रबल वाले में आप HNO3, H2SO4 यानी नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड को भी लिया जा सकता है।
चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि आपके कई पेपर में आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए, समझ में ना आए आपको। तो ये ध्यान रखिएगा HNO3 और H2SO4 ये भी क्या होते हैं, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्ट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब बारी आती है चालकता यानी कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो कंडक्टिविटी को हम लोग जी या सी से प्रदर्शित कर सकते हैं। आप सी से प्रदर्शित करिएगा, ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा, समझ में आएगा आपको कंडक्टिविटी, ठीक है ना, यानी चालकता। अब यहाँ बताइए क्या दिख रहा है आपको, जो सी है वो 1/r के बराबर है, और 1/r का मतलब क्या है, ये उल्टा है ना, व्युत्क्रम है, क्या है ये, व्युत्क्रम। और आर का मतलब हमने फिजिक्स में पढ़ के रखा, प्रतिरोध होता है, क्या होता है, प्रतिरोध। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रही होगी, कितनी सिंपल परिभाषा है। देखिए क्या बोला, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। और आप प्रतिरोध का मात्रक जानते हैं, ओम होता है, तो ओम ऊपर जाके बन जाएगा ओम इनवर्स, तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स। क्लियर है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। इसे हम लोग जी या सी से प्रदर्शित करते हैं, सी बराबर 1/r। इस तरह से आप पूरा लिखेंगे इसको। विशिष्ट चालकता किसको बोलेंगे, देखिए चालकता था तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट चालकता है तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, सिंपल सा है, ठीक है ना। तो चालकता को प्रदर्शित करते हैं कप्पा से, ये क्या है, कप्पा, देखिए ये पढ़ते हैं इसको कप्पा, हाँ KAPP है कप्पा। ऐसे थोड़ा सा बनाइएगा इसको तो अलग से दिखिए आपका ना। तो विशिष्ट चालकता को हम लोग कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, और कप्पा बराबर होता है 1/ρ। इसको पढ़ते हैं रो, जो P जैसा है लेकिन P नहीं है, ठीक है ना, P जैसा होता है ये, तो 1/ρ। रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए सब फिजिक्स का टर्म है ये, तो विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसको, किसको, रो को। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हमको, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, उल्टा है ना ये, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता था, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसको हम लोग कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा बराबर 1/ρ। मात्रक क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपने पढ़ा होगा ओम सेंटीमीटर, क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, दोनों ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बात क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, कभी कभी ओम इनवर्स की जगह पर सीमेंस या मोहो लिखा हो सकता है, तो ओम इनवर्स को ही हम लोग सीमेंस भी कहते हैं और मोहो भी कहते हैं। तो इनमें से कुछ भी लिख के आ जाता है कभी न्यूमेरिकल में, तो ध्यान रखिएगा, डाउट में मत आइएगा, ठीक है ना। ओम इनवर्स का मतलब ही होता है सीमेंस, यानी जैसे यहाँ पर तो हमने लिख दिया सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, या हमने यहाँ पर लिख दिया केवल सीमेंस, या फिर यहाँ लिख दिया मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, या लिख दिया केवल मोहो, ठीक है। तो कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ओम इनवर्स को ही ये सब हम लोग बोल सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे अगली परिभाषा आती है सेल नियतांक, यानी कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स, ठीक, ध्यान रखिएगा स्मॉल एक्स है, तो स्मॉल एक्स से हम लोग सेल कांस्टेंट को दिखा सकते हैं। और स्मॉल एक्स इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू आर, ये हमारे न्यूमेरिकल में काफी काम देगा, कप्पा इंटू आर, ये ध्यान रखिएगा। बट परिभाषा हमारी किससे बनाएंगे, इसका देखिए एक बराबर ये भी होता है L/A, तो x इज इक्वल टू L/A भी होता है, ये तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि आप इसके साथ इसको ले सकते हैं, इसके साथ इसको ले सकते हैं, इसके साथ इसको ले सकते हैं, ठीक है, जिससे मर्जी आपके उसमें ले लीजिए साथ में। तो हम लोग यहाँ पर परिभाषा निकालने के लिए x के साथ में L/A लेंगे। L क्या होता है, बात समझिए, हमने कोई पात्र लिया है, उसमें विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन डाल दिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोडें लगा दी हैं, तो इलेक्ट्रोडों की कुछ ना कुछ बीच की दूरी होगी होगी और उन इलेक्ट्रोडों का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रही होंगी। तो वही चीज है, एल है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और ए है इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में डूबी हुई, किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में डूबी हुई, आप चाहें तो ये शब्द आगे लगाइए वरना डायरेक्ट बोलिए, किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में डूबी हुई, इतना आप बोल दीजिए। इसके बाद अगर आपको नहीं लगाना है इसमें तो डायरेक्ट लिखिए, क्या लिखेंगे इसके आगे, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, डूबी हुई इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल, क्या होगा, उन इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के अनुपात को, दोनों क्या है ये अनुपात, इसके अनुपात को हम लोग कहते हैं सेल नियतांक। फिर से सुनिए, यदि आपको आगे शब्द नहीं लगाना तो आप शायद सीधे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। या फिर अगर पूरा बोलना है तो किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में डूबी हुई इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उन इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। इसे स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, उसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है, एकदम सिंपल। देखिए लंबाई का यहाँ क्या होगा मात्रक सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल का होता है सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, ऊपर के सेंटीमीटर से नीचे का सेंटीमीटर एक कट गया, एक नीचे सेंटीमीटर अभी बचा, वो सेंटीमीटर ऊपर जाके हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास आती है तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता। ये क्या होता है, बात समझिए।
चालकता तो हम समझ ही गए हैं क्या है, बट तुल्यांकीय मोलर चालकता क्या है? तुल्यांकीय मोलर चालकता ये है कि चालकता में क्या था, चालकता में हम लोगों ने कुछ भी घोल के रख लिया है, विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन जो है कुछ कितना भी घोल लिया है, किसी भी मात्रा में घोल लिया है। लेकिन चालकता और मोलर चालकता यहाँ पर हमको क्या शो करेगा, जब हम वहां पर एक स्पेसिफिक मात्रा लेते हैं, एक क्वांटिटी लेते हैं, हम वहां पर शो करें। जैसे हमारे शो करने के लिए क्या होता है, जैसे अगर हमको समझाया जाए कि भैया हमें कितना घोलना है, तो हमें ग्राम में समझ में आता है, लीटर में समझ में आता है, एमएल में समझ में आता है, ये चीज में समझ में आती है। बट साइंटिस्टों के लैंग्वेज में जो विद्युत अपघट्ट हम लोग घोल रहे हैं वो ग्राम की जगह किस में घोलेंगे, वो लोग ग्राम अणु में घोलेंगे, वो लोग ग्राम तुल्यांक में घोलेंगे, तो वो उनके हिसाब से लैंग्वेज है, ठीक है ना, वो मोल में घोल सकते हैं, ठीक। तो ये विद्युत अपघट्ट जो है इस मात्रा में घोलेंगे हम लोग, ठीक है। और किसमें घोलेंगे भैया, जिसमें भी घोले होंगे, कह रहा विद्युत अपघट्ट के उस आयतन की चालकता, विद्युत अपघट्ट के उस आयतन की चालकता, बात समझिए। कह रहा एक विद्युत अपघट्ट जिसमें घुला हुआ उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, कुछ ना कुछ ने जगह घेर के रखी होगी, 200 ml, 500 ml, 1000 ml, ठीक है, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, कुछ ना कुछ तो घेर के रखा होगा ना। तो विद्युत अपघट्ट जिस बर्तन में घुला हुआ है, जिस विलयन में घुला हुआ है, कह रहा उस विलयन की चालकता या उस आयतन की चालकता, आयतन मतलब कितना उसने एरिया घेर के रखा हुआ, ठीक है ना, आयतन मतलब जानते ना, किसी वस्तु का घेरा गया स्थान, ठीक है। तो जो विद्युत अपघट्ट घुला हुआ है जिस बर्तन में, उस आयतन की जो चालकता है, ठीक है, उस आयतन की चालकता कह रहा है जिसमें क्या हो, जिसमें या तो 1 ग्राम अणु घोला गया हो विद्युत अपघट्ट का, ये जो विद्युत अपघट्ट घुला है वो कितना घोला गया हो, 1 ग्राम अणु। 1 ग्राम अणु को आप 1 मोल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1 मोल। तो 1 ग्राम अणु घोला गया हो विद्युत अपघट्ट, या फिर 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट घोला गया हो, ठीक है। जिस भी विद्युत अपघट्ट का विलयन आप लिए हुए हैं, उसके उस आयतन की चालकता, उस आयतन मतलब जितना भी आयतन आपने लेकर रखा, 200 ml, 250 ml, 500 ml, उस आयतन की चालकता जिसमें वो विद्युत अपघट्ट जो है वो या तो 1 ग्राम अणु घुला हो या तो 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो। यदि वो 1 ग्राम अणु घुला हुआ है तो उस चालकता को हम कहेंगे मोलर चालकता, जब चालकता निकालेंगे हम उसकी। और अगर वो 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है विद्युत अपघट्ट, तो उस चालकता को हम लोग कहेंगे तुल्यांक की चालकता। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी, वरना परिभाषा एकदम से इजी है, याद कर लीजिए। क्या बोलेंगे आप, किसी विद्युत अपघट्ट के उस आयतन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु या 1 मोल विद्युत अपघट्ट घुला होता है, मोलर चालकता कहलाती है। किसी विद्युत अपघट्ट के उस आयतन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट घुला हो, तुल्यांक की चालकता कहलाती है, ठीक है। मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, तुल्यांक की चालकता को लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। मोलर चालकता समझ लीजिए, यहाँ पर लैम्डा है, और m मतलब क्या है, मोलर, मोलर चालकता। EQ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांकी भार, तो इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी का मतलब क्या होता है, ओनली इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो तुल्यांकी चालकता फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, देखिए लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n, कप्पा इंटू 1000 अपॉन n, और यहाँ पर लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, ठीक है। मात्रक यहाँ इसका क्या आएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, इसका मात्रक क्या आएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए मात्रक दोनों के सेम टू सेम है, अंतर क्या है, तुल्यांक की चालकता थी तो लास्ट में तुल्यांक इनवर्स लिखा हुआ है, और मोल चालकता थी तो लास्ट में मोल इनवर्स लिखा हुआ है। बाकी देखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बात क्लियर है। नोट में भैया देखिए यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखे हुए फेज के ही, कि R बराबर होता है V अपॉन I, रो बराबर होता है RA अपॉन L, ठीक। तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा अलग से। उम्मीद करेंगे आपको ये पूरा पोर्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट हेडिंग्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपनी अगली हेडिंगों को। तो बच्चों अब हमारे सामने लिखी हुई है हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए कोलराउस का नियम है, कोलराउस का नियम का अनुप्रयोग है, विद्युत अपघटन है, विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम है, ठीक है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, बस हम लोग आज इतना ही कवर करेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना। हमारे पास परिभाषा देखिए, एक नोट लिखा हुआ, पहले नोट को समझते हैं। अभी हम लोग पीछे विशिष्ट चालकता, देखिए चालकता पढ़ी हम लोगों ने, विशिष्ट चालकता पढ़ी, तुल्यांकी चालकता पढ़ी, मोलर चालकता पढ़ी है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लीजिए अगर हम तनुता बढ़ा दे, तनुता मतलब ये समझिए पतलापन, ठीक है। अगर हम किसी विलयन का पतलापन बढ़ाते हैं तो जो विशिष्ट चालकता होती है, मोलर चालकता होती है, तुल्यांकी चालकता होती है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, तनुता यदि हम बढ़ाते हैं तो जो विशिष्ट चालकता है वो घट जाती है। कौन घट जाती है, विशिष्ट चालकता यानी कप्पा, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता घट जाती है, बट जो लैम्डा वाले दोनों होते हैं, लैम्डा मतलब मोलर चालकता यानी लैम्डा एम, तुल्यांकी चालकता यानी कि लैम्डा EQ, इन दोनों के मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, लैम्डा वालों के मान बढ़ जाते हैं, और जो कौन है हमारी विशिष्ट चालकता है यानी कि ओनली कप्पा है, उसका मान क्या होगा, घट जाएगा। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घट जाती है, जबकि मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता
बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आता है कोलराउस का नियम। अब कोलराउस के नियम को देखिए, इसके जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी से आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम देखें तो ये इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, लेमडा इन्फिनाइट एम, ठीक है, लेमडा इन्फिनाइट एम। तो आप जानते हैं कि अगर इन्फिनाइट ना होता तो ये मोलर चालकता थी, इन्फिनाइट ना होता तो ये तुल्यांकी चालकता थी। तो इन्फिनाइट शब्द बढ़ गया है तो यहाँ पर हम एक शब्द बढ़ाएंगे अपना, अनंत तनुता। इन्फिनाइट का मतलब क्या होगा, अनंत तनुता, बहुत ज्यादा पतला, ठीक है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। बात क्लियर है। तो लेमडा इन्फिनाइट एम का मतलब है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, लेमडा इन्फिनाइट EQ का मतलब है अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आगे जो लिखा हुआ है, इसमें आप यहाँ पर ध्यान दें अगर, तो आपको दिख रहा होगा कि देखिए लेमडा इन्फिनाइट प्लस लेमडा इन्फिनाइट माइनस, जैसा इसमें लिखा है वैसे देखिए यहाँ भी लिखा हुआ नीचे। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर न्यू प्लस न्यू माइनस साथ में है, यहाँ बटे में 1/n प्लस 1/n माइनस, बस इतना फर्क है दोनों में। बाकी आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की ये जो चीज है ये वाली और ये वाली दोनों कैसी है, सेम टू सेम है, ठीक है। तो परिभाषा में इसी से बनाना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे अनंत तनुता पर, ये क्या है, धनायन और ये है ऋणायन, धनायन और ऋणायन। इसको हम बोलते हैं आयनिक चालकता। जब प्लस और माइनस आ जाता है, आयन आ जाते हैं, तब इस चालकता को हम कहते हैं आयनिक चालकता। तो यहाँ हम कहेंगे अनंत तनुता पर धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता है। धनायन ऋणायन की कैसी चालकता है, आयनिक चालकता, ठीक है ना। और इन आयनिक चालकताओं को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, चाहे इसमें हो और चाहे इसमें हो। आयनिक चालकताओं देखिए क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, बस आपको यही बोलना है साथ में। देखिए हम कहेंगे अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर धनायनों और ऋणायनों की आयनिक चालकता, आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक है। सुनिए इसका देखिए मतलब, इन दोनों मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेमडा इन्फिनाइट एम व लेमडा इन्फिनाइट EQ, अनंत तनुता पर मोलर व तुल्यांकी चालकता है ये, ठीक है ना। अब फिर देखिए इनका मतलब भी लिखा हुआ है, लेमडा इन्फिनाइट प्लस लेमडा इन्फिनाइट माइनस, अनंत तनुता पर धनायनों व ऋणायनों की आयनिक चालकता, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा बनेगी परिभाषा। देखिए आप इनको बोलिए फिर इसको बोलिए, आप कहेंगे अनंत तनुता पर मोलर व तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर धनायनों व ऋणायनों की आयनिक चालकता। अब इसका क्या बोलना, के योग के बराबर होती है। ये आपस में क्या है, ये आपस में बराबर है, लेकिन धनायनों और ऋणायनों का जब हम योग कर देंगे तो उसके योग के ये बराबर है, ठीक है। आप उससे देख के परिभाषा बना लीजिए, इनका मतलब लिख के परिभाषा बना लीजिए, आपकी इच्छा, कैसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए काम करते हैं, हम यहाँ पर आपके लिए परिभाषा को लिख देते हैं, ठीक है ना। जगह हमारे पास है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। क्या बनेगा हमारे परिभाषा, क्या बोला हमने आपको कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता ले सकते हैं या फिर आप तुल्यांकी चालकता, तो मोलर या तुल्यांकी चालकता किसके बराबर होती है, ये होती है अनंत तनुता पर धनायनों व ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उम्मीद करेंगे बात क्लियर होगी होगा आपको। अब देखिए न्यू प्लस न्यू माइनस क्या है, न्यू प्लस और न्यू माइनस जो होते हैं वो धनायनों और ऋणायनों की क्या होती है, संख्या होती है कि कितने, जो भी आपको यौगिक दिया जाएगा उसमें कितने धनायन है कितने ऋणायन। जैसे AlCl3 लिखा है तो धनायन कौन है इसमें, AlCl क्या है, ऋणायन। तो AlCl3 एक Al है 3 Cl है, तो धनायन की संख्या 1 है, ऋणायन की संख्या 3 है। तो AlCl3 में क्या हो गया, धनायन हमारे पास है, मान लीजिए छाटने को अगर आ जाता है, अब आपके यहाँ पर समझना हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने लिया AlCl3, इसमें क्या बताया, अगर इसमें हमें न्यू प्लस छाटने हैं तो वो है 1 और न्यू माइनस छाटना है तो वो है 3। प्लस की संख्या 1 है, धनायन और ऋणायन की संख्या 3 है, ठीक है ना। तो वो है न्यू प्लस न्यू माइनस का मतलब। और n प्लस n माइनस का मतलब क्या, धनायनों और ऋणायनों पर आवेश। तो यानी हम यहाँ पर n प्लस और n माइनस निकालें तो
तो उस पर कह रहा है कि ये क्या होता है, धनायन लाइन पर आवेश होता है, यानी कि Al पर कितना आवेश है, तो इस पर होता है 3 आवेश और Cl पर कितना आवेश होता है 1। ठीक है, Al पर आवेश होता है, ऐसा लिखा होता है Al+3 और Cl-1। ठीक है, तो ये इन पर आवेश है, तो Al पर 3 आवेश और Cl पर 1 आवेश होता है। ठीक है ना, तो ये आवेश है और ये क्या है, धनायन और ऋणायनों की संख्या है। बात क्लियर। अब देखिए कोलाउस का नियम हमारा हो गया, इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कह रहा है कोलाउस के नियम से हम लोग दुर्बल, देखिए सब कुछ दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए ही होगा, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आप निकाल सकते हैं अनंत तन्यता पर मूल्य चालकता निकाल लीजिए कोलाउस के नियम से। देखिए हम वही तो कर रहे थे, अनंत तन्यता पर मूल्य चालकता। तो कोलाउस के नियम से दुर्बल विद्युत अपघट्ट के अनंत तन्यता पर मूल्य चालकता निकाल सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा कितना वियोजित हो रहा है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। ठीक है, वियोजन की मात्रा निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ, अल्फा इज इक्वल टू सी सांद्रता पर मोलर चालकता अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। देखिए ऊपर इनफिनाइट था तो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, ऊपर सी लिखा तो कहेंगे सी सांद्रता पर मोलर चालकता। ठीक है, बात क्लियर। तो आपको ये याद रखना है, ये अनुप्रयोग है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको बस देखिए याद रखने वाला पोर्शन क्या है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, वियोजन की मात्रा, वियोजन स्थिरांक। बोलिए हमारे साथ में, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक। बाकी सब किसके लिए है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए, तो आगे दुर्बल विद्युत अपघट्ट लगा दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया कोलाउस के नियम के अनुप्रयोग। अब हम लोग बढ़ते हैं विद्युत अपघटन की ओर। देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है, हमने कोई विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन लिया, मान लीजिए एक बर्तन लिया, उसमें हमने नमक को घोल दिया। ठीक है, तो विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन हमारे पास आ गया। अब उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा के हमने विद्युत धारा प्रवाहित करनी शुरू करी, तो जो विद्युत अपघट्ट है वो विघटित होना शुरू हो जाएगा, अपने आयनों में ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो क्रिया है ये होती है विद्युत अपघटनी सेल के अंदर। इस पूरे प्रोसेस को ये हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन। क्लियर है। तो जब किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विद्युत अपघट्ट का विघटन हो जाता है। यह पूरी क्रिया विद्युत अपघटनी सेल में होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जलीय विलयन लिया है। कैसा विलयन, जलीय विलयन, जल में इसको घोल दिया, AQ एक्वस। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ने जलीय विलयन लिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो ये किससे बना था, H और Cl से, तो ये ब्रेक हो गया H2+ Cl2 में गैस रूप में। ठीक है ना, तो ये अपने अवयवों में टूट गया। तो किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपने अवयवों में टूट जाना कहलाता है विद्युत अपघटन। ओके, अब विद्युत अपघटन के ऊपर फैराडे ने 2 नियम दिए थे। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, एक प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम, पेपर में बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके जाइएगा अच्छे से। देखिए जनरली आपको बस ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए इस नियम को बताने के लिए W प्रोपोर्शनल टू Q बोलिए और इस नियम को बताने के लिए W प्रोपोर्शनल टू E बोलिए, बस हो गया खत्म नियम आपका। ठीक है, तो यहाँ बस W का मतलब याद रखिए, W मतलब होता है इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। ठीक, जैसे हमारे पास क्या है, ये एक देखिए विद्युत अपघटनी विलयन है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, एक प्लस और एक माइनस, और इसमें हमने विद्युत अपघट्ट क्या डाला है, नमक NaCl। तो जब इसमें धारा बहाएंगे तो Na+ वाला जो है माइनस की तरफ जाएगा और Cl- वाला जो है वो प्लस की तरफ जाएगा। तो इन इलेक्ट्रोडों पे कुछ ना कुछ पदार्थ मुक्त हो रहा है ना, इन पे चिपक रहा है ना, तो यही है, ये जो पदार्थ चिपक रहा है इसमें, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा। और कुछ ना कुछ इसमें आवेश प्रवाहित कर रहे होंगे आप, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ आवेश होगा, तो उस आवेश के क्या होता है, W समानुपाती, मतलब जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ज्यादा पदार्थ इसमें क्या होगा, चिपकेगा। तो अर्थात यहाँ पर हम क्या कहेंगे, किसी विद्युत अपघटनी विलयन में, किसी विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो क्या है, आवेश, Q मतलब आवेश, आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ पर आवेश नहीं लिखा हम लोगों ने, लिख देते हैं Q बराबर क्या है, यहाँ पर आवेश है। अब अगर आप ये आगे शब्द नहीं लगा सकते हैं, किसी विद्युत अपघटनी विलयन में भूल जाते हो तो डायरेक्ट बोलिए, डायरेक्ट आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, बस खत्म प्रथम नियम। ठीक है, यहाँ पर भी आप खत्म कर सकते हैं या आप चाहें तो पूरा बोल भी सकते हैं कि किसी विद्युत अपघटनी विलयन में इलेक्ट्रोडों, जब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोडों की सहायता से धारा प्रवाहित करते हैं तो इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा यानी W होता है वो इन पर प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगा, यानी W प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, अब देखिए प्रोपोर्शनल हटाने से पहले हम यहाँ पर Q को चेंज कर रहे हैं, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा Q बराबर IT के होता है, तो Q की जगह IT लिख दिया। प्रोपोर्शनल हटाया, एक नेतांग आया Z, Z को हम लोग कहते हैं रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो W बराबर आ गया ZIT। अब Z की जगह पर आप लिख सकते हैं E/F,
तो आ गया E अपॉन एफ। फॉर्मूला हमारा बन गया W बराबर EIT अपॉन एफ। आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम देगा, इसलिए इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। W बराबर EIT अपॉन एफ। अब देखिए यहाँ पर W तो पता ही है आपको क्या है, E क्या है, E होता है तुल्यांकी भार, जो हम आपको पहले चैप्टर में अच्छे से समझा चुके हैं कैसे निकालना होता है। और I क्या होता है, I तो आप अच्छे जानते होंगे, I होता है धारा, T क्या है समय, Q क्या है आवेश, F क्या होता है, F होता है फैराडे नियतांक, फैराडे कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा ये भी फिजिक्स में। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम, ठीक है। तो ये है इस पर इसकी वैल्यू, बात क्लियर है। उम्मीद करेंगे प्रथम नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब द्वितीय नियम की ओर आते हैं। द्वितीय नियम में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग 2 या 2 से अधिक पात्र लेंगे, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक पात्र लेने का मतलब हो गया जो विद्युत अपघटनीय विलयन है हमारे पास में वो विभिन्न है, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे विद्युत अपघटनीय हमने विलयन ले लिया और इन सब पर क्यू आवेश प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक जैसा आवेश, ठीक है। तो विभिन्न विद्युत अपघटनीय विलयनों में जब हम एक समान आवेश प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगा, तब भी वही चीज होगा कि इन इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जो यहाँ पर पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही होगी वो उस पदार्थ के किसके तुल्यांकी भार, ई मतलब क्या होता है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। देखिए W प्रोपोर्शनल टू E है ना, तो क्या होगा इसमें होता है कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, बट अगर पूरा अच्छे से लिखना तो कैसे लिखेंगे, विभिन्न विद्युत अपघटनीय विलयनों में। एक बात और ध्यान रखिए कि सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो आप ऐसे बोल सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघटनीय विलयनों में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघटनीय विलयनों में जब एक समान आवेश प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, ठीक है ना, बात क्लियर। ये है फैराडे का द्वितीय नियम। तो ये पहला और ये दूसरा, इन दो नियमों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। देखिए यहाँ पर जब इसको पूरे को हटाएंगे ना, प्रोपोर्शनल हटा के सब पूरा उसको अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि अब एक से अधिक हो सकते हैं यहाँ पर, तो हमने 2 मान के रखे हैं। तो 2 मान के रख के तुम्हारे फॉर्मूला क्या आएगा, W के केस में बनेगा जाकर W/W2 बराबर E1/E2, ठीक है। W जगह आएगा W/W2 और E की जगह आ गया E1/E2। उम्मीद करेंगे सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छे से फॉर्मूले भी याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला और इनको ध्यान रखेंगे तो परिभाषा आप बना लेंगे, ठीक है। अब फिगर आप बनाते हैं नहीं बनाते वो आपकी मर्जी, ठीक, बनाएंगे तो नंबर बचेंगे ही आपके। ओके, तो एक काम करिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अपने आगे की हेडिंग को देखते हैं। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग्स को। तो बच्चों अब हमारे सामने ये लिखी हुई है अगली हेडिंग्स, तो इनको जल्दी समझते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये भी, ठीक है। आज ही हम लोग पूरे चैप्टर को निपटा देंगे, सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग जितनी है सबको शॉर्टकट में बढ़िया समझाते हुए आपको, ठीक है। चलिए देखिए अगले देखते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास कोलबे की विद्युत अपघटनीय विधि। देखिए कोलबे की विद्युत अपघटनीय विधि, यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा होगा। पहली चीज तो एक तो कोलबे शब्द लिखा हुआ है, दूसरा लिखा विद्युत अपघटनीय विधि। विद्युत अपघटनीय विधि का मतलब क्या है कि हम विद्युत धारा प्रवाहित करा के किसी पदार्थ का अपघटन कर देंगे। अपघटन मतलब उसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। अब हमें किस पदार्थ का करवाना है, तो हम यहाँ पर लेंगे सोडियम एसीटेट CH3COONA। इसी को क्यों लिया भैया, कोलबे ही वो महाशय हैं जिन्होंने एसिटिक अम्ल यानी कि प्रयोगशाला में सबसे पहले एथेनोइक यानी एसिटिक अम्ल को बनाया था, ठीक है। अब इन्होंने बनाया था तो भैया इन्होंने वो अम्ल है, अब अम्ल का अगर लवण हम लोग तैयार करेंगे तो यहाँ पर कौन सा लवण बन रहा है इसका, CH3COONA। तो एसिटिक अम्ल का लवण हमारे पास है CH3COONA जिसका नाम है सोडियम एसीटेट, ठीक है। इस सोडियम एसीटेट नाम के महाशय का हम लोग कराने वाले हैं विद्युत अपघटन, ठीक है। अब कैसे अपघटन होगा, ये एक लवण है, क्या है, लवण सॉल्ट, और सॉल्ट का नेचर होता है जैसे नमक होता है ना, क्या जानते हैं आप, नमक को पानी में डालिए तो किस में टूट जाता है, वो Na+Cl- ब्रेक हो जाता है। सेम टू सेम बस वही चीज इसमें भी आने वाली है ना। सोडियम एसीटेट जो है वो एक लवण है, पानी में डालते ही वो प्लस और माइनस में टूट जाएगा, और इस प्रोसेस को हाई स्कूल में पढ़ के आए हम लोग, आयनन कहते हैं यानी आयनाइजेशन। ओके चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको करना है इसका आयनन, कैसे होगा, CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट, इसको हमने किस में डाला, देखिए वाटर H2O जल में डाला, जल में डालते ही ये प्लस और माइनस में ब्रेक हो गया, CH3COO- और Na+। ओके बात क्लियर। अब हमने किया क्या, वो जो कंटेनर था जिसमें ये पड़ा हुआ था, चलिए देखिए इसको हम ऐसे समझाते हैं आपको। देखिए ये एक हमारे पास क्या है, पात्र है, इस पर हमने लगा के रखी है 2 इलेक्ट्रोडें, ठीक है, और इसका कनेक्शन हमने कर दिया है, मान लीजिए बैटरी से कर दिया।
ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी प्लस की, माइनस की हो जाएगी। प्लस वाले को एनोड कहते हैं, माइनस वाले को कैथोड कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है, ये है एनोड और ये वाला है कैथोड, ओके। अब हमने इसमें भर के क्या रखा है, हमने इसमें भर के रखा हुआ है पानी, ठीक है। और इस पानी में हमने क्या डाला है, हमने डाल कर रखा है सोडियम एसीटेट यानी CH3COO Na। आप इसको जैसे इसमें डालेंगे तो हमें पता है कि कौन सा हिस्सा CH3COO वाला हिस्सा माइनस में टूट जाएगा और Na वाला हिस्सा प्लस में टूट जाएगा। तो जो माइनस का हिस्सा है वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, प्लस की तरफ, जाहिर सी बात है। और जो प्लस का हिस्सा Na है वो कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ। क्यों जाता है, जिसके पास माइनस होता है, जिसके पास जितना माइनस होगा समझ लीजिए उसके पास उतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार से जिसके ऊपर जितना प्लस है उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो माइनस वाला अपने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जाता है, किसको देगा जाके, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और कमी किसके पास है, जो प्लस का हिस्सा है, अभी बताया आपको, प्लस वाले पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है ना। तो जैसे एनोड प्लस का, इस पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस पर ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन निकालने, कौन, CH3COO माइनस। उसी प्रकार से Na प्लस जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेने जाता है, एक प्लस है तो इसका मतलब है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लेने जाएगा कहाँ, कैथोड के पास। कैथोड कैसा है, माइनस का, और जिसके पास माइनस होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो Na प्लस जाता है कैथोड की तरफ और CH3COO माइनस जाता है एनोड की तरफ। ये क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालने, और जाता है इलेक्ट्रॉन को लेने, ठीक है। चलिए इस चीज को हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए पहले एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड हमारा प्लस का होता है और प्लस पर आएगा कौन, इनमें से आएगा माइनस वाला हिस्सा, ठीक है। जैसे धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड प्लस और कैथोड माइनस सक्रिय हो जाएंगे। तो प्लस वाले पर गया माइनस वाला, इसने क्या किया, अपना एक एक्स्ट्रा, एक माइनस था तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को उसने निकाल दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालते ही ये जो COO था वो CO2 बन के बाहर निकल गई गैस। अब बचा कौन, ये CH3 बचा। देखिए ये रहा CH3। अब ये डॉट कहां से आया, आप जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉनों ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है, ये देखिए 3 में बना के रखा, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हमको ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। तो डॉट CH3 नाम का कोई कंपाउंड होगा नहीं, ये एक मुक्त मूलक है, फ्री रेडिकल है। तो ये सोचेगा कि हमारे जैसा एक और कोई आ जाए बकरा और उसके साथ में क्या कर ले, हम लोग आपस में मिक्स होके बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये इंतजार करता है जब तक दूसरा अणु ब्रेक होकर डॉट CH3 नहीं आ जाता। जैसे दूसरा डॉट CH3 आता, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए इस तरह से दिखेगा आपको, ये रहा CH3 डॉट और ये रहा दूसरा वाला CH3 डॉट, और ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे तो बन जाएंगे C2H6। क्या बन जाएगा, C2H6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये डॉट CH3 मिलकर क्या बन गया, C2H6। बात क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कैथोड पर क्या हो रहा है। कैथोड हमारा कैसा होता है, माइनस का होता है। माइनस पर कौन जाएगा, प्लस का। प्लस का कौन है, सोडियम। सोडियम यहाँ पर आया, ये क्या करने आया, यहाँ पर अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने आया है। तो एक प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन लेते ही ओनली ये बन गया Na, सोडियम सॉलिड। इसका मतलब क्या, सॉलिड। तो सोडियम सॉलिड बन गया। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सोडियम जो है वो बहुत तेजी से पानी से रिएक्ट करता है। और आपको इतना तो भैया ज्ञान हो ही गया होगा कि हम पूरी रिएक्शन को जल में चला रहे हैं। किस पे चला रहे हैं, पानी पे। तो जब रिएक्शन को पानी में प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग, तो इस पानी से ये सोडियम क्या कर लेगा, तुरंत रिएक्ट कर लेगा। तो सोडियम ने जल से रिएक्ट कर लिया। देखिए H2O को हमने HOH करके लिख दिया, H2O, ठीक है ना, इसको HOH करके लिख लिया। तो सोडियम जल से रिएक्ट करेगा और बना देगा NaOH। क्या बना दिया, NaOH, ठीक है ना। और जो H था वो H2 गैस बन के बाहर निकल गई, तो H बन गई H2 गैस। ओके, बात क्लियर। अब यहाँ पर समस्या ये कि हमारे पास तो H एक है, वहां हमने 2 निकाल के रखे हैं, बैलेंस कैसे करें, इसलिए हमने उसको आधा कर दिया। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1, 1/2 लिख दिया ना आगे, तो ये हो गया 1H और ये भी 1H, ठीक है। आपको 2 गुणा कराने के बैलेंस करना तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पर से 1/2 हटा के यहाँ सब जगह 2 का गुणा कराना पड़ेगा, जैसा आपको समझ में आए। उम्मीद करेंगे कोलबे की विद्युत विटनी विधि आपको समझ में आ गई होगी। अगर प्रॉब्लम करी, अभी दिक्कत कर रही है, नहीं समझ में आई, तो एक बार और फिर से आप क्या करिए, रिवाइंड करके देख लीजिए, निश्चित तौर पर क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल क्या होता है, हाफ सेल किसको कहते हैं या इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं। इलेक्ट्रोड बहुत सुनते हैं, इलेक्ट्रोडों का नाम बहुत सुना है। होता क्या है इलेक्ट्रोड, ये तो बात समझिए। आप जानते हैं धातुओं में भी धारा बहती है ना, धातुओं में भी धारा बहती है, और इसके अलावा कुछ विलयनों में भी धारा बह सकती है। हर एक विलयन में धारा नहीं बहती है। देखिए नॉर्मली आप अगर शुद्ध जल लेते हैं तो शुद्ध जल में कभी धारा नहीं बहती। अब उस शुद्ध जल में हम कुछ ऐसा पदार्थ मिला दें जिसकी वजह से धारा बहने लगे,
ठीक है। तो जिस पदार्थ को आप मिलाएंगे जिसकी वजह से धारा बह जाती है उसको विद्युत अपघट्ट कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, पीछे के टॉपिक्स में। तो उसको कहते हैं विद्युत अपघट्ट। अब हम एक पानी का कंटेनर लिए हुए हैं जिसमें शुद्ध पानी, हमारे पास शुद्ध वाटर है, ठीक है ना, प्योर वाटर है, शुद्ध जल है। उसमें हमने नमक डाला और एक दूसरे कंटेनर में हमने चीनी डाला। अब चीनी वाले में धारा कतई नहीं बहने वाली है। इसका मतलब है चीनी एक विद्युत अपघट्ट पदार्थ नहीं है, क्योंकि चीनी प्लस माइनस में ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। जबकि हम नमक वाले कंटेनर में देखेंगे कि उसमें धारा बह रही है, क्योंकि उसमें Na+Cl- आ जाता है, ठीक है ना, वो प्लस माइनस में टूट जाती है। तो जिसमें धारा बह रही है, जिस विलयन में धारा बह रही है, उस विलयन को हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सुचालक। क्लियर है। तो जिस विलयन में धारा बह जाए वो विलयन कहलाता है विद्युत अपघटनी सुचालक। और धातुओं में भी धारा बहती है इलेक्ट्रॉनों की वजह से, इसलिए धातुओं को कहते हैं धात्विक सुचालक। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। एक कंटेनर में विलयन लेकर रखा जिसमें धारा बह जाती है उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सुचालक। एक हमने मेटल लेकर रखा है जिसको हम कहते हैं धात्विक सुचालक, उसमें भी धारा बह जाती है। उन दोनों को हमने एक दूसरे के संपर्क में रख दिया। देखिए विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में किसको रखा हमने? धात्विक सुचालक को, ठीक है ना। तो विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखा हुआ धात्विक सुचालक जो होता है, इसी धात्विक सुचालक को, जो विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखा है, इसी धात्विक सुचालक को, मेटेलिक कंडक्टर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल, हाफ सेल। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी, परिभाषा भी आसान लगी होगी आपको। अच्छा, इलेक्ट्रोडें हमारी टू टाइप्स की हो सकती हैं, एक तो एनोड एक तो कैथोड। तो एनोड कैथोड हमारे फिजिक्स के हिसाब से तो मान लो हम लोग प्लस और माइनस लेके चलते हैं, हमारा सही रहता है, लेकिन हमेशा सही नहीं हो सकता वो प्लस और माइनस वाला, ठीक है ना। केमिस्ट्री में अगर आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे, इस चैप्टर को अपने टीचरों से कहीं से पढ़ा होगा, तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि एनोड एक टाइम पे माइनस का काम भी करता है, कैथोड एक समय पर प्लस का काम भी करता है। तो एनोड कैथोड हमेशा प्लस और माइनस ही नहीं होते हैं, ये बदल भी सकते हैं। तो हम पता कैसे करते हैं एनोड कैथोड? देखिए एनोड कैथोड कैसे पता लगाया जाता है? जिस भी इलेक्ट्रोड पर अगर ऑक्सीकरण हो रहा होता है, तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जिस पर अपचयन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। बात क्लियर है? बस आपको इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर फिलहाल हम लोग यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसकी, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, आपको वैसे तो नॉर्मली पढ़ा ही होगा, पता तो होगा ही, ठीक है ना, कि जिस पर ऑक्सीकरण होगा वो एनोड, जिस पर अपचयन होगा वो कैथोड होता है, ठीक है। हम आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में चलिए दे देते हैं। ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? वैसे तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की कमी अपचयन, या हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन, हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ी होगी? जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उस पर ऑक्सीकरण होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उस पर अपचयन होता है, ऐसा पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर पे। एक और डेफिनेशन है कि जिन पदार्थों में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण, और जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है उसको कहते हैं अपचयन। अब ये नया शब्द आ गया, ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण हो गया, कमी होगी तो अपचयन हो गया। तो समझ में आ रहा है हमको ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो किसी भी परमाणु के ऊपर जो प्लस या माइनस लगा होता है ना, उसी को कहते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लगा, ना प्लस ना माइनस, तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण संख्या उसकी 0 है। चलिए चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सोडियम पर कितना प्लस लगा है? 1 प्लस, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +1। अभी यहाँ कुछ है क्या? नहीं है, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0। तो +1 से हो रही है 0, घट रहा है ना, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? घट रही है। तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे कि ये अपचयन है। ये क्या है? अपचयन, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, ठीक है। ऐसे जिस प्रोसेस में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एनोड कैथोड हमारा खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग की ओर आते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? देखिए इसको हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है? हमें जनरली एक इलेक्ट्रोड हमने बना ली है। आप जानते हैं कि हमारे पास जो सेल होता है उसमें हम लोग कोई करंट डालते नहीं, केमिकल की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो केमिकल से वहां पर धारा उत्पन्न हुई, अर्थात निश्चित तौर पर इस पर वोल्टेज होगा। क्या होगा? वोल्टेज। इन इलेक्ट्रोडों पर पहले से ही कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है, बस उस वोल्टेज को हम लोग क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो जब हम इस इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोडों से वोल्टेज को बाहर निकाल लेते हैं तो उस वोल्टेज को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। उस विभव को ही कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो हर एक इलेक्ट्रोड पर कुछ ना कुछ विभव होता है, बट वो ऐसे बाहर नहीं आता है जब तक हम लोग दो हाफ सेल को कनेक्ट नहीं करते हैं आपस में। एक ऐसा हाफ सेल होता है जिस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण हो रही होती है, और एक ऐसा हाफ सेल होता है जिस पर अपचयन यानी कि रिडक्शन रिएक्शन हो रही होती है। जब दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि एक साथ दोनों रिएक्शन चलती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ चले, ठीक है ना। तो जब रिडॉक्स अपक्रिया होती है उस पर, तो रिडॉक्स अपक्रिया के फलस्वरूप वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है हमारे पास, ठीक है ना। इस तरह से केमिकल काम करता है।
तो सेल इस तरह से काम करेगा आपका, बात क्लियर है। अभी हम आपको आगे सेल के बारे में बताएंगे, फिलहाल इसको समझते हैं हम लोग। देखिए तो इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। देखिए जब किसी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए कॉपर की छड़ हमने लेके रखी है और कॉपर सल्फेट के लवण का विलयन भी लेकर रखा, मतलब कॉपर की छड़ है, कॉपर के ही लवण का विलयन है, ठीक है। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या किया है कि जिस धातु की छड़ ली है उसी धातु के लवण का विलयन लिया है और उसको आपस में क्या कर दिया भैया, कनेक्ट कर दिया है, या हम कह सकते हैं धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दिया है। तो यहाँ पर आप कैसे बोलेंगे परिभाषा को, देखिए कितना सिंपल है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, बोलिए साथ में, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, इस सरफेस पर एक क्या होगा, वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। धातु की छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर, उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं समझिए। देखिए अब इलेक्ट्रोड विभव कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत खराब हो सकता है, ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो पहली चीज तो विलयन की प्रकृति, आपने विलयन जो लिया है वो कैसा लिया है, ठीक है ना, किस टाइप का विलयन लिया है आपने, सांद्र लिया है कि तनु लिया है, मतलब पतला लिया है कि गाढ़ा लिया है, इस चीज पर डिपेंड करेगा हमारा इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा क्या, धातु की प्रकृति, आपने मेटल कौन सा लिया है, जैसे चांदी होता है बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो आपने मेटल कौन सा लेकर रखा, कॉपर भी अच्छा कंडक्टर होता है, तो जैसा मेटल लेंगे उसके हिसाब से उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो विलयन की प्रकृति भी निर्भर करती है और धातु की प्रकृति भी निर्भर करती है इलेक्ट्रोड विभव पर। और ताप और दाब की प्रकृति, आपने वो जो विलयन लेके रखा है उसमें टेम्परेचर आपने कितना रखा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो नहीं कर दिया, बहुत कम तो नहीं कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर भी निर्भर करेगा। और दाब यानी प्रेशर, आपने प्रेशर बहुत ज्यादा तो नहीं लगा दिया, नॉर्मल प्रेशर रखे हैं कि आपने प्रेशर बढ़ा दिया है, ठीक है ना, प्रेशर ये भी निर्भर करेगा। इसके अलावा विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, विद्युत अपघट्ट मतलब जो आपने घोल के रखा हुआ है यहाँ पर, तो आपने जो विलयन में घोल के रखा हुआ है लवण, वो होता है विद्युत अपघट्ट। तो वो कैसा है, वो कुछ दुर्बल है, मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्ट है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट है, बहुत जल्दी पानी में टूट जाता है, पूरा प्लस माइनस ब्रेक हो जाता है, कि बहुत धीमे धीमे ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करती है, निर्भर करती है इलेक्ट्रोड विभव पर, है ना। इलेक्ट्रोड विभव को अच्छा बना सकते हैं, खराब कर सकती है, तो जितने जैसी क्वालिटी के लेंगे वैसा बनेगा आपका, ध्यान रखिएगा इसको। लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट क्या है, इसके बाद एक और है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए वो इलेक्ट्रोड विभव, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, अंतर क्या है, उस पर ई था, इस पर ई नॉट है, केवल एक ऊपर गोला बन गया है, ठीक है ना, ऊपर समझ में आ रहा होगा गोला आपको, ई नॉट है ये, ठीक है, गोला। तो एक शब्द बस लगा है मानक, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है इसमें। तो मानक शब्द से ही हमारे पास तीन चीजें बढ़ जाएंगी। मानक का मतलब होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हमें लेना है और कंसंट्रेशन यानी सांद्रता भी नॉर्मल रखनी है। तो ये सब चीजें नॉर्मल कितनी होती है, देखिए नॉर्मल दाब होता है 1 atm, नॉर्मल ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस और नॉर्मल कंसंट्रेशन यानी सांद्रता होती है 1m। 1m मतलब 1 मोलार, 1 मोलार मतलब मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। तो हम लोग को करना क्या है कि हमें ऐसा विलयन चाहिए कि उस विलयन पे 1 atm दाब, 1 मोलार सांद्रता और 25 डिग्री सेल्सियस ताप हो, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 atm दाब, 1 मोलार सांद्रता व 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा हुआ विलयन, रखा हुआ विलयन, ठीक है ना, रखे हुए विलयन में, रखे हुए विलयन में 1 atm दाब, 1 m सांद्रता और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखे हुए विलयन में जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये सारी मानक कंडीशन है। जब आप मानक कंडीशंस को लेते हैं तब यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा इसी छड़ पर, तो उसको हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। उम्मीद करेंगे अंतर समझ में आ गया होगा आपको, दोनों में क्या है, दोनों ही परिभाषाएं बिल्कुल सेम है, बस आपको स्टार्टिंग में ये मानक कंडीशनों को बोलना है। क्लियर है। फिर से बात बताइए, 1 atm दाब पर, 1 m सांद्रता पर, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखे हुए किसी विलयन में जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, देखिए जिंक की छड़ है, जिंक के ही लवण का विलयन लिया है, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसको हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर आता है रेडॉक्स विभव। तो एकदम सिंपल रेडॉक्स विभव, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक सेल होगा, सेल में क्या होगा, जो पूर्ण सेल होता है उसमें 2 हाफ सेल लगे होते हैं, एक सेल में अपचयन क्रिया होती है, एक में ऑक्सीकरण हो रही होती है। तो ऐसा सेल जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन, ऐसा सेल जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही होती हैं, ऐसा सेल जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही होती हैं, उस समय पर जो आपने धातु की छड़ लगा के रखी है उनकी सतह पर एक विभव उत्पन्न होगा,
उस समय पर भी, उस विभव को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स विभव। क्योंकि रिएक्शन कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीकल अपचयन का मतलब हो रहा है रेडॉक्स क्रिया। तो जिसमें रेडॉक्स क्रिया होगी उसमें उत्पन्न होने वाले विभव को हम लोग रेडॉक्स विभव कह सकते हैं। बात क्लियर है? रेडॉक्स पोटेंशियल। कभी कभी आ जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए, या रेडॉक्स विभव में ही आपको अगर सूत्र लिखना हो तो कौन सा लिखेंगे आप, कि जिसमें ऑक्सीकल अपचयन एक साथ हो रहा हो। तो देखिए ये हमारे पास देखिए ऑक्सीकल भी अपचयन भी इसमें, ठीक है ना। या इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में संबंध में भी आपको इसी फॉर्मूले को लिखना है। और ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 बाई N लॉग ऑक्सीकल बटे अपचयन, ठीक है। न्यूमेरिकल में इसको आप समझाएंगे हमको कैसा आपका इसका इस्तेमाल करना है। फिलहाल स्मॉल n का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन, ठीक है। आप जो रिएक्शन आप ले रहे हैं, जो भी आप रिएक्शन करा रहे हैं, जो भी आपने सेल में इलेक्ट्रोड प्रयोग करी हैं, जिस मेटल की इलेक्ट्रोड प्रयोग की है, वो मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल n, ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला लेना होगा। कि भैया जैसे मान लीजिए हमारे पास जिंक है और हमारे पास में मान लीजिए एक सिल्वर है, तो सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, सिल्वर एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकता है, बट जिंक 2 का कर सकता है। तो हम लोग जिंक के इलेक्ट्रॉन लेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक है ना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे। बात क्लियर है? उम्मीद करेंगे आपको ये पूरा पोर्शन क्लियर हो गया होगा। दिक्कत कर रहा है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पोर्शन आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं अपनी अगली हेडिंग को। तो बच्चों ये हमारे सामने लिखी हुई है आगे की हेडिंग, तो चलिए इनको समझते हैं। देखिए हमारे पास आज यहाँ पर काफी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग को ही लेके चल रहे हैं। कोशिश करिएगा कि आप पेपर के लिए सबको तैयार करके जरूर जाएं, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमारे पास है पहला मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्या काम है इसका? तो देखिए इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई, देखिए जितने भी मेटल होते हैं उन सबके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है, बट वो वोल्टेज ऐसे बाहर नहीं आता। वो हमने आपको पहले बताया था, इसके पहले वाली जो हमने हेडिंग्स बताई थी वहां पर इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया था ना। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दें तो फिर क्या होता है, धातु की छड़ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज डेवलप हो जाता है, उस वोल्टेज को हम लोग कहते थे इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो वोल्टेज जो है वो हम प्राप्त कैसे करें, उस मेटल से उसका वोल्टेज कैसे निकालें। तो उसको निकालने के लिए कम से कम 2 हाफ सेल, 2 अर्ध सेल, 2 इलेक्ट्रोडों को आपस में आपको एक दूसरे में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने जोड़ते ही क्या होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज आपके पास आएगा, ठीक है। तो वो जो वोल्टेज आएगा, वो जो 2 आपने धातु में अलग अलग 2 इलेक्ट्रोडें ली है, तो अलग अलग धातु में होंगी दोनों में, एक मान लीजिए जिंक है, एक कॉपर है, तो आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो दोनों का मिला के मिलेगा। अब यहाँ पर भी हमारी समस्या है कि दोनों का मिलाकर बनेगा, तो हम अकेला सिंगल कैसे निकालेंगे, इसका कितना है, इसका कितना है, समस्या है हमारे पास। इसके लिए बनाया गया था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। होता क्या है, इस इलेक्ट्रोड का वोल्टेज 0 होता है। कितना होता है? 0, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चलिए एक बात हम लिख दे रहे हैं कि पहली चीज तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम रखते हैं कितने पर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। और दूसरी बात, इससे जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, वोल्टेज मतलब यहाँ पर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास देखिए सारी मानक कंडीशन है ना। देखिए 1 एटीएम दाब है, 1 MSCl विलयन है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप है, याद है ना मानक इलेक्ट्रोड, तो मानक कंडीशन है, इसलिए हमने यहाँ पर ई नॉट सेल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से ई नॉट सेल नहीं, ई नॉट होगा केवल। तो यहाँ से जो ई नॉट प्राप्त होगा हमें, वो क्या होगा, वो होगा 0.00 वोल्ट, ठीक है। तो इसका, इस इलेक्ट्रोड का वोल्टेज कितना है, 0। जब इसका 0 है तो हम इसके सापेक्ष में जिसको भी लेंगे, किसी भी मेटल को ले लीजिए आप, जिसको भी इसके मेटल को सापेक्ष में लेंगे, तब आप क्या होगा, इसका और दूसरे वाले मेटल के जो भी इलेक्ट्रोड बनाया होगा उन दोनों का वोल्टेज आपको मिलेगा। जब दोनों का वोल्टेज हमको मिल रहा होगा एक साथ में, तो वहां पर हमको पता है कि वास्तव में इसका क्या है, 0। इसका 0 है तो जो वोल्टेज आ रहा है वो किसका हो रहा होगा, दूसरे वाले मेटल का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से, ठीक है ना, क्योंकि इसका वोल्टेज 0 है। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि इसको में लिखना कैसे है। देखिए आपको करना क्या है, ये आपने एक यंत्र बना के रखा हुआ है जिसमें आपने क्या किया है, एक प्लेटिनम का तार लगाया है और नीचे प्लेटिनम की प्लेट लगी हुई है। ये जो प्लेटिनम की प्लेट है इसको किसमें डुबो के रखा हमने, 1 मोलार सांता वाले HCl के विलयन में।
1 m सांद्रता वाले HCl के विलयन में, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। 1 m सांद्रता वाले HCl के विलयन में आपने इस प्लेट को डुबो के रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी 1 atm दाब पर, 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस को भेज रहे हैं। और पूरे इस सिस्टम को हमने रखा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी युक्ति को रखने पर जो वोल्टेज हमको मिलता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो E0 मिलता है, वो मिलता है 0.00 वोल्ट। क्लियर है। और इसकी मदद से हम करते क्या है, विभिन्न प्रकार की जो भी इलेक्ट्रोड होंगे, कोई भी मेटल का ले लो आप, विभिन्न प्रकार के जो भी इलेक्ट्रोड होंगे, इन इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस पूरा लिखेंगे कैसे, देखो जैसा हम आपको बताया है बस वैसे लिखते जाना। आप कहेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का तार होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का तार होता है, जिसके निचले सिरे पर एक प्लेटिनम की प्लेट लगी होती है। ओके, फिर से बोलिए साथ में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का तार होता है, जिसके निचले हिस्से पर, निचले सिरे पर प्लेटिनम की एक प्लेट लगी होती है, जो कि 1 m सांद्रता वाले HCl के विलयन में डूबी रहती है। ये प्लेट है ना, किसमें डूबी है, 1 m सांद्रता वाले HCl के विलयन में, जो कि 1 m सांद्रता वाले HCl के विलयन में डूबी रहती है। ओके, जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस को 1 atm दाब पर भेजते हैं, जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस को 1 atm दाब पर भेजते हैं और पूरी युक्ति को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखते हैं, जब इसमें हम हाइड्रोजन गैस को 1 atm दाब पर भेजते हैं और पूरी युक्ति को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखते हैं, तो हमें इसका इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो कितना मिलता है, 0.00 वोल्ट प्राप्त होता है। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। बस आपको यही ऐसे ही थ्योरी इसकी लिखनी है, और इसकी सहायता से हम करते क्या है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक बार पूरी थ्योरी को आपको फिर से बताते हैं, हम जल्दी से समझिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का तार होता है, जिसके निचले सिरे पर प्लेटिनम की एक प्लेट लगी होती है, जो कि 1 m सांद्रता वाले HCl के विलयन में डूबी रहती है। जब हम इसमें 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस को भेजते हैं तथा पूरी युक्ति को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखते हैं, तो इसका इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट प्राप्त होता है। इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, तो एनोड और कैथोड, हमने 2 बार इसको क्यों लिखा, बात समझिए। जब आप इलेक्ट्रोडों को लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रोडों को बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक एनोड होगी, एक कैथोड होगी, सिंपल सी बात है। जब 2 इलेक्ट्रोडें होती हैं, तो यदि मान लीजिए आपने क्या किया कि इसके साथ में जिस इलेक्ट्रोड को लगाया है, यदि वो एनोड का काम कर रही है, या मान लीजिए वो कैथोड का काम कर रही है, यदि वो कैथोड का काम करती है तो ये एनोड बन जाती है, और अगर वो एनोड का काम करती है तो ये कैथोड बन जाती है। तो मतलब ये एनोड और कैथोड दोनों का काम कर सकती है, इसलिए इसको हम उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ये शब्द ध्यान रखिएगा कि इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जब ये एनोड की तरह कार्य करता है तब क्या होता है, जब ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो होता यह है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देती है। अब 2 क्यों निकाला भैया, एक H से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 2 H से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। तो एक H का एक इलेक्ट्रॉन निकाला और एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही H के ऊपर आ गया प्लस। लेकिन हमारे पास H कितने थे, 2, तो हमने यहाँ पर 2 गुणा कराया। जब 2 गुणा कराया तो 2H प्लस मिले, तो 2H प्लस मिले मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। और कैथोड में इसी चीज को आप पलटा देना, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन गैस। देखिए इसी चीज को हमने पलटा दिया। बात क्लियर, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी सीमाएं क्या है, इसकी सीमाएं ये है कि हम इसमें लगातार सांद्रता जो है वो 1 m रखना हमारे लिए कठिन है। लगातार आप 1 m सांद्रता नहीं बना, आप सोचे कि 10 15 20 इलेक्ट्रोड हम एक साथ ले आए और एक एक करके नापते जाएं जल्दी जल्दी इसमें, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। किसी एक का ही आप निकाल पाएंगे, बहुत ही मुश्किल से, वो भी। तो हुआ क्या था, साइंटिस्टों ने सिल्वर का निकाला था, सिल्वर का निकाल दिया। अब सिल्वर का पता चल गया कितना है, फिर इसके बाद अन्य इलेक्ट्रोडों को उसके साथ लगाते गए और जो भी वोल्टेज मिला उसमें सिल्वर वाला घटाते गए तो दूसरे का मिलता चला गया, क्योंकि सिल्वर के सापेक्ष निकालना आसान होता है। बट इसमें बताया ना क्या क्या दिक्कत आती हैं, इससे दिक्कतें ये आती हैं कि लगातार सांद्रता 1 m रखना कठिन हो सकता है, ठीक है, बहुत कठिन होता है, मुश्किल है कि 1 m सांद्रता आप रख पाए। और हाइड्रोजन गैस का दाब भी 1 atm रखना कठिन हो जाता है, कभी दाब बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस का दाब 1 atm रखना कठिन है, सांद्रता भी 1 m रखना कठिन है, और हल्की सी भी अगर अशुद्धि आ गई तो इलेक्ट्रोडों की कार्य करने की क्षमता परिवर्तित हो जाएगी तुरंत, ठीक है ना। जो वोल्टेज आपको मिल रहा है वो चेंज हो जाएगा, सही वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो सही वोल्टेज के लिए हमें ये कंडीशन सही है।
तो हमें पता है कि इन चीजों को रखना मुश्किल है, इसलिए किसी एक इलेक्ट्रोड का निकाल लीजिए और उसके बाद फिर बाकी सारे इलेक्ट्रोडों को उसी के सापेक्ष ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो ये इसकी सीमाएं हैं। तो हमारे नाम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सीमाएं, ये 3 से 4 नंबर पे आता है, जरूर याद करके जाइएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग गैल्वेनिकरण यानी गैल्वेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका यसद लेपन करके भी नाम कभी कभी आ जाता है। यसद लेपन क्या नाम करके आ जाता है, ऐसा नाम आ जाता है यसद लेपन। इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं और हिंदी में गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो गैल्वेनीकरण, तो इस पर क्या एकदम सिंपल सी परिभाषा, आपको बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं देखना है। देखिए क्या है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण यानी कि यसद लेपन। क्या कहा, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया यसद लेपन कहलाती है। क्लियर, उम्मीद करेंगे आपको आगे की परिभाषा। नष्ट समीकरण क्या होता है, देखिए इस समीकरण को देखिए, ये क्या है, बताया था आपको पहले कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विभव और ई नॉट को बोलते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव। अब ये पूरे समीकरण को देखिए आप, जो लिखा हुआ है इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था। ठीक है, ये ब्रैकेट बनाना जरूरी है, ब्रैकेट का मतलब सांद्रता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, सांद्रता, बड़ा ब्रैकेट। तो ये आपको समीकरण याद करना है और आप क्या बताएंगे कि ये समीकरण क्या कर रहा है, ये समीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में संबंध बता रहा है। ठीक है, तो जिस समीकरण की सहायता से इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में संबंध ज्ञात किया जाता है उसी समीकरण को हम कहते हैं नष्ट समीकरण। क्लियर है, जहां ई इलेक्ट्रोड विभव है, ई नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव है, एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एफ होता है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे नियतांक, आर होता है गैस नियतांक और टी होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो इन सब के मतलब भी आप याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया है। तो नष्ट समीकरण क्या हमारे पास, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध बताने वाला समीकरण कहलाता है नष्ट समीकरण। उसके बाद आपको क्या करना है, ये समीकरण लिखना है और फिर इसके मतलब लिख दीजिए कि एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ मतलब फैराडे नियतांक जिसमें एक फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलम, और आर का मतलब क्या होता है गैस नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 8.314, है ना, यानी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर का मतलब ताप, टी का मतलब हो गया, इसको रखना है आपको केल्विन में। किस में लेंगे आप, केल्विन में रखेंगे टेम्परेचर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेल की ओर की। सेल क्या है, बात समझिए। होता क्या है, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी में क्या करते हैं आप जरा बताइए। मोबाइल की बैटरी में एक समय ऐसा होता है जब आप चला रहे होते हैं उसको, एक समय ऐसा होता है जब आप उसको चार्ज कर रहे होते हैं। तो इस समय दो घटनाएं घटित होती हैं अलग अलग प्रकार की, दोनों कंडीशनों पर। देखिए जब आप मोबाइल को चला रहे होते हैं तो उसके बैटरी के अंदर भरा क्या है, केमिकल भरा हुआ है। तो केमिकल जो है वो एक एनर्जी डेवलप करती है, तो वो जो केमिकल एनर्जी है ना वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब कि रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है जब आप मोबाइल को चला रहे होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। और जब आप उसको चार्ज करते हैं तब विद्युत आपने दी बाहर से, तो विद्युत ऊर्जा बदल रही होती है रासायनिक ऊर्जा में, वो ऊर्जा वहां पे स्टोर होती रहती है। तो आपके मोबाइल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है और मोबाइल को चार्ज करते समय विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो देखिए ये सेल का एक जो बॉक्स है, एक डिब्बा बना हुआ है, ठीक है ना, ये जो हमारे पास बैटरी है, बैटरी एक डिब्बा है, इसके अंदर ही ये सब काम हो रहा है। क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। ठीक है, बस यही चीज तो सेल है, यही क्या है सेल, जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं। बात क्लियर है, बस वही चीज है कि सेल दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के हैं, अभी वो समझाते हैं कैसे आपको। बाकी ये देखिए हमारे पास ये वाला जो सेल है वो उत्क्रमणीय सेल कहलाएगा, क्योंकि इसमें दोनों काम हो रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे परिभाषा, कि जिस पात्र में रासायनिक ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा के बीच जो है वो परिवर्तन कराया जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है ना, तो जिस पात्र में घटना घटित होती है उसी को हम कहते हैं सेल। क्लियर है, तो सिंगल घटना भी होगी, जैसे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही किसी में पात्र में, तो वो भी सेल है। किसी में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, वो भी सेल है। किसी में दोनों घटनाएं हो रही हैं, वो भी सेल है। जिसमें एक ही घटना हो रही है वो अनुत्क्रमणीय सेल है, जिसमें दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं वो उत्क्रमणीय सेल है। क्लियर है, तो दो प्रकार के सेल होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनीय सेल। अब देखिए जो इसका नाम है उसी को ये बदलेगा, विद्युत रासायनिक सेल मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। और इसका उल्टा किसमें होगा, विद्युत अपघटनीय सेल में। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है वो कहलाता है विद्युत अपघटनीय सेल। तो दो प्रकार के अलग अलग सेल होते हैं, इसमें से ये क्या है, ये दोनों अनुक्रमणीय सेल है, और तीसरा टाइप का आप इन दोनों को मिला के बना सकते हैं जिसको हम कहेंगे उत्क्रमणीय सेल। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल क्या विद्युत रासायनिक सेल के, गैल्वेनिक सेल और शुष्क सेल, गैल्वेनिक सेल और शुष्क सेल। और विद्युत अपघटनीय सेल का एग्जांपल क्या है, नेल्सन सेल, नेल्सन सेल। उम्मीद करेंगे ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल, शुष्क सेल और नेल्सन सेल।
तो शुष्क सेल क्या होता है बता दें आपको, जो एवरेडी के सेल आते हैं, है ना, जो निप्पो के एवरेडी के वो बैटरी वाले आते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, रिमोट वाले सेल, है ना, घड़ी में पड़ते हैं, घड़ी वाले सेल, उन सबको हम किसमें रखते हैं, विद्युत रासायनिक सेल के अंदर रखते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इसको हम लोग कह सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देखिए ये पूरा एक सेल है और इस सेल में देखिए दो इलेक्ट्रोडें लगी हैं, एक एनोड की और एक कैथोड की, एक कैथोड और एक एनोड, दो इलेक्ट्रोडें लगी हुई हैं। तो अब अगर एक इलेक्ट्रोड की बात करें तो ये आधा सेल होगा, ये दूसरा भी आधा सेल होगा, दोनों को मिला देंगे तो पूरा सेल बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आधे सेलों का क्या है, अंतर है ना, माइनस का मतलब क्या होता है, अंतर। तो दो अर्ध सेलों के अंतर को, दो अर्ध सेलों के अंतर को ही हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, या आप ईएमएफ या ईएमएफ ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, कैसे भी आपके पेपर में लिखा सकता है। तो ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल में हमारे काम देगा। ठीक है ना, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। उम्मीद करेंगे परिभाषा समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान सी भाषा में, बहुत ही आसान शब्दों में आपको परिभाषाएं मिल रही हैं। अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या है हमारा, व्यापारिक सेल। व्यापारिक सेल क्या होता है समझिए, देखिए व्यापारिक सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक सेल, एक तो द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है ना, जैसे कि हमने बताया आपको, शुष्क सेल है हमारा, मरकरी सेल है। शुष्क सेल क्या होता है, मरकरी सेल क्या होता है, शुष्क सेल आपको बताया एवरेडी वाले सेल को बोलते हैं शुष्क सेल। और मरकरी सेल कौन से होते हैं, जो बटन सेल होते हैं, जो आपने हाथ वाली घड़ी में देखा होगा, छोटे से बटन जैसे सेल पड़ते हैं, है ना, या होम थिएटर के रिमोट में इतने बड़े बड़े बटन जैसे सेल पड़ते थे, तो उनको बोलते हैं बटन सेल या मरकरी सेल। तो वो मरकरी सेल होते हैं, और एवरेडी वाले शुष्क सेल होते हैं। तो इनको हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा आवेशित नहीं कर सकते, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित जो नहीं होते हैं उनको कहते हैं प्राथमिक सेल, जैसे शुष्क सेल और मरकरी सेल। और जिनको प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित कर सकते हैं उनको बोलते हैं द्वितीयक सेल, जैसे शीशा संचायक सेल। शीशा संचायक सेल क्या है, लेड एसिड बैटरी इसको कहा जाता है, जो घरों में इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है वही होता है शीशा संचायक सेल, लेड एसिड बैटरी। और हमारा मोबाइल की जो बैटरी है वो भी क्या है, एक प्रकार का शीशा संचायक सेल ही है वो भी। ठीक है, क्योंकि उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित कर सकते हैं, दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। बात क्लियर है, उम्मीद करेंगे सारी हेडिंगें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात हम आपको और बता दे रहे हैं कि कई बार हम बता चुके हैं कि चैप्टर खत्म होने के बाद जब ये वीडियो पड़ जाती है पूरी, तो उसके बाद हम इसका अगर मान लो आप साथ में नोट कर रहे तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज पीडीएफ इसका बना देंगे, पूरा पीडीएफ बना कर डाल देंगे। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए, आप अपना फोटो कॉपी निकलवा लीजिए, जैसा आपको सुविधा लगे। साथ में नोट करना, साथ में नोट करिए। इससे अच्छी बात क्या रहेगी, अगर आप खुद नोट्स बनाते हैं तो आपको अच्छे से तैयारी आएगी। ठीक है ना, चलिए इसको जल्दी से क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अपनी अगली हेडिंगों को। बच्चों ये हमारे सामने लिखी हुई नेक्स्ट हेडिंग है। अब इसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेल की परिभाषा पीछे पढ़ चुके हैं और हम लोग अब जानेंगे किसको, शुष्क सेल और ईंधन सेलों के बारे में, जो हमारे सिलेबस में आता है। ठीक है ना, तो देखिए ये बना हुआ हमारा शुष्क सेल और ये बना हुआ ईंधन सेल, दोनों के बारे में अच्छे समझते हैं कि दोनों क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखिए शुष्क सेल होता क्या है, जो आपने आपको बताया था एवरेडी सेल होता है, उसको शुष्क सेल बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही आप उसका लोहे का ऊपर कवर हटाएंगे तो आपको एक ब्लैक कलर का एक पॉट दिखेगा, पात्र दिखेगा, एक नली टाइप की दिखेगी, जिसके बीच में सेंटर पर उधर पे केमिकल भरा होगा काला काला, उसके बीच में एक काली काली रॉड लगी होगी। ठीक है, ऊपर से जब खोलेंगे तो पहले आपको एक कैप हटानी पड़ेगी। वो कैप क्या होती है, ब्रास कैप होती है, बहुत अच्छे से लगी होती है, कभी निकाल के देखिएगा। ठीक है ना, उस सेल के अंदर। तो उस कैप को जब हटाएंगे तो उसको हम कहते हैं ब्रास कैप। उस कैप को हटाते हैं, उसी में ऐसे ज्वाइंट होती है कार्बन या ग्रेफाइट की छड़, काली काली होती है, जो होती है कैसी, जो काम करती है कैथोड का। और जो आपको पात्र बताया स्लेटी कलर का होता है, जैसे आप लोहे का वो हटाएंगे तो वो होता है जिंक का पात्र। क्या का होता है, जिंक का। ये काम करता है एनोड का। देखिए दो धातु हैं यहाँ पर है, जिंक और कार्बन। ठीक है ना, दो प्रकार के तत्व हैं। तो जिंक का पात्र काम कर रहा है एनोड का, और कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ काम कर रही है कैथोड का। ग्रेफाइट मतलब पेंसिल वाली, पेंसिल ही होती है वो, पेंसिल ग्रेफाइट, पेंसिल भी ग्रेफाइट है। ठीक है ना, ग्रेफाइट से ही बनती है, इसमें भी ग्रेफाइट लगी होती है। निकाल के देखिएगा, चला के देखिएगा, वो पेंसिल का ही काम करेगी बिल्कुल अच्छे साफ करके। उसके बाद रबड़ से निकालो, देखिए बिगड़ेगी भी। ठीक है, तो पेंसिल अगर आपके पास खत्म हो जाए तो सेल को निकालिए, तोड़िए। अगर सेल खराब हो गया है उसके अंदर से ग्रेफाइट की रॉड निकाल लीजिए और उसको बढ़िया से कहीं ना कहीं लगा के पेंसिल का काम कीजिए उससे। ठीक है ना, बात क्लियर। अब उसके अंदर जो काला काला केमिकल भरा होता है वो क्या होता है, वो होता है MnO2ZnCl2NH4Cl का मिक्सअप। एक पेस्ट होता है, लिक्विड नहीं होता, ये पेस्ट होता है एक तरह का। ठीक है ना, इसका पेस्ट भरा जाता है यहाँ पर। और साथ ही जब आप इसको खोलेंगे, पूरा अच्छे से निकालेंगे, तो आप देख रहे हो वहां पे एक अंदर पेपर भरा होगा, एक कागज लगा होगा, उसको कहते हैं सलंद्र पेपर। ये करता क्या है, ये हमारा
एनोड और कैथोड को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस ये पेस्ट जो है ना, इस पेस्ट के माध्यम से जिंक का पात्र यानी एनोड और ये जो कार्बन ग्रेफाइट कैथोड, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। कौन? ये सरेंद्र पेपर। ठीक है ना, बात क्लियर है। और इस पूरे सेल का वोल्टेज कितना होता है? 1.5 वोल्ट। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गई पूरी बातें, ना आई हो तो एक बार रिवाइंड करके फिर से वीडियो देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कैसे। अगर हमारे पास शुद्ध सेल आ जाता लिखने के लिए तो हम फिगर तो बना लेंगे, और लिखेंगे क्या हम इसमें? देखिए आपको ऐसा लिखना है यहाँ पर कि शुष्क सेल में एक जिंक का पात्र होता है, एक जिंक का पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। ठीक है ना, इसके बीच में एक कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो कैथोड का कार्य करती है। शुष्क सेल में एक जिंक का पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है, इसके बीच में एक कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो कैथोड का कार्य करती है। ग्रेफाइट की छड़ के ऊपरी भाग पर एक ब्रास कैप लगी होती है। क्या लगी होती है? एक ब्रास कैप। ठीक है ना। फिर हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर कहेंगे कि जिंक के पात्र यानी एनोड और कैथोड के बीच में, एनोड यानी ये और कैथोड यानी ये, इन दोनों के बीच में इस जगह पर MnO2 ZnCl2 NH4Cl नाम के विद्युत अपघट्य का क्या भरा होता है? पेस्ट भरा होता है। या MnO2 ZnCl2 NH4Cl का यहाँ पर पेस्ट भरा होता है। बात क्लियर है। और फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या, एनोड और कैथोड के बीच में एक सरेंद्र पेपर लगा होता है। एक क्या लगा होता है? सरेंद्र पेपर। ठीक है, जो एनोड और कैथोड को आपस में जोड़ने का काम करता है। बात क्लियर है। और इस पूरे सेल का वोल्टेज कितना आता है? 1.5 वोल्ट। इस तरह से आपको थ्योरी लिखनी है। एक बार पूरी थ्योरी आपको बता दें, सुन लीजिए ध्यान से। शुष्क सेल में एक जिंक का पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है, इसके मध्य में, इसके बीच में एक कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो कैथोड का कार्य करती है, इसके ऊपरी भाग पर एक ब्रास कैप लगी होती है। कैथोड और एनोड या एनोड और कैथोड के मध्य में MnO2 ZnCl2 NH4Cl का पेस्ट भरा होता है, और एनोड और कैथोड के मध्य में एक सरेंद्र पेपर लगा होता है जो कि एनोड और कैथोड को जोड़ने का कार्य करता है। इस पूरे सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट का होता है। बात क्लियर। इस तरह से आपको थ्योरी लिखनी है। उसके नीचे ये पोर्शन आपको करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? देखिए जो एनोड है, इस एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, क्या घटना होती है? तो एनोड का काम कौन कर रहा है? जिंक। तो जिंक करता क्या है? देखिए पहले यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि एनोड क्या है हमारे पास? जिंक का पात्र एनोड का काम करता है। कैथोड क्या है? ग्रेफाइट की छड़, ये कैथोड का काम करती है। और विद्युत अपघट्य का काम कौन करता है? ZnCl2 NH4Cl का जो मिक्सअप वहां पर भरा हुआ है। ठीक है ना, ये काम करता है हमारा किसका? विद्युत अपघट्य का। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसमें रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? देखिए एनोड पर होता है क्या? सबसे पहले सेल काम कैसे करता है? एनोड पर ये जो जिंक है, जिंक का काम क्या है? मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है? 2, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। तो एनोड पर जिंक क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल कर अपने ऊपर 2 प्लस को ले लेता है। अब इसके द्वारा निकाले गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा? कैथोड पर ये जो MnO2 और ये जो हमने NH4Cl, ठीक है ना, ये सब भर के रखा हुआ था, तो उसमें से कौन आएगा? MnO2 और NH4Cl में से आएगा NH4+। ठीक है, Cl हटा देंगे तो ये NH4+ और Cl- हम इसको तोड़ सकते हैं, तो इसमें से NH4+ उठाएंगे और ये MnO2। तो ये MnO2 और साथ में क्या आया? NH4+। इसने क्या किया? देखिए इसके पास कितने ऊपर प्लस है? 1 प्लस है। तो 1 प्लस है तो ये 1 प्लस को खत्म करने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये इलेक्ट्रॉन E बना हुआ है, इसको हमने कट किया है। ठीक है ना, बता रहे क्यों कट किया। तो 1 प्लस था तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते इस पर कोई आवेश नहीं रह गया। जब कोई आवेश नहीं रह गया तो नाइट्रोजन संयोजकता हम जानते हैं कि 3 होती है, तो यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा H था वो निकल जाएगा। तो एक्स्ट्रा H निकलते ये बचा NH3, और NH3 क्या हुई? गैस बन के बाहर निकल गई। जो एक्स्ट्रा H था वो एक्स्ट्रा H इससे एक O उठा लेता है तो बन जाएगा OH। तो अगर इसका OH हटा दे तो यहाँ से एक O बचा है ना, तो ये बचा MnO, और बाहर क्या निकला? OH, तो बन गया MnOOH। ठीक है ना, उम्मीद करेंगे बात क्लियर होगी। फिर समझ लीजिए, हमने कहा कि MnO2 इससे, इस पूरे सिस्टम से क्या आएगा? MnO2 और NH4Cl से NH4+ आएगा। तो MnO2 NH4+ आया, 1 प्लस था तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ताकि ये प्लस हटा जाए। जैसे प्लस हट गया तो नाइट्रोजन संयोजकता हम जानते हैं कि 3 होती है, तो यहाँ पर 4 H नहीं होनी चाहिए, तो 1 H यहाँ से निकल गया। 1 H के निकलते ही NH3 गैस में कन्वर्ट होके बाहर निकल गया। ठीक है ना, इसके बाद जो 1 H बचा हुआ था इसने इससे O लिया, O लेते ही OH बन गया, और वो OH इससे जुड़ गया, तो A को हटते ही बचा MnO, और फिर OH बन गया, ये जुड़ गया इससे, तो MnOOH। ठीक है ना, बात क्लियर। इस तरह से बनेगा। नाम उसका जानने की जरूरत नहीं है, वैसे जानना है तो मैग्नीज, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको आप बोल सकते हैं ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे भी आपकी मर्जी हो। बात क्लियर है। तो ये चीज बन गया। अब समझिए होता क्या है यहाँ पर। अब समस्या यहाँ पर ये है कि ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2,
राइट साइड पे। तो हमें लेफ्ट में भी उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लेफ्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था तो हमने बाहर कितने गुणा करा दिया, 2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन उधर हो गए, तो लेफ्ट के 2 इलेक्ट्रॉनों से राइट के 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ठीक है, इसके लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ देंगे, राइट को राइट से। तो लेफ्ट में क्या है हमारे पास, जिंक लिख दिया। फिर क्या है, MnO2, कितनी बार, 2 का गुणा पूरे में हुआ ना, तो 2MnO2 और 2NH4 प्लस, तो 2MnO2 2NH4 प्लस। अब राइट में है, राइट में क्या था, Zn2 प्लस, Zn2 प्लस लिख लिया। फिर 2 का मल्टीप्लाई हुआ था तो ये पूरा पूरा कितनी बार हो गया, 2 बार। NH3 कितनी बार होगी, 2 बार। ठीक है, अब बात समझिए, देखिए ये जो काला काला केमिकल भरा होता है वो यही सब होता है। ठीक है, ये वाला ये चीज होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि NH3 अगर गैस मुक्त अवस्था में रहेगी तो वो सेल के अंदर ब्लास्ट कर जाएगी, सेल फट जाएगा। तो फिर सेल फटता क्यों नहीं है, तो ये जो Zn2 प्लस होता है ना, इस Zn2 प्लस से ये अमोनिया अभिक्रिया कर लेती है, तो वो अब अमोनिया रह ही नहीं गई है। अमोनिया होती तो ब्लास्ट होती, वो अमोनिया नहीं रहेगी, वो अमोनिया Zn2 प्लस से रिएक्शन करके कुछ ऐसा एक कॉम्प्लेक्स आयन बना लेती है, ZnNH3 का होल 6 और पूरे के ब्रैकेट के ऊपर क्या लगेगा, 2 प्लस। ठीक है, तो Zn2 प्लस NH3 से रिएक्शन करके ऐसा कुछ बना लेता है कॉम्प्लेक्स आयन, जिस वजह से सेल ब्लास्ट नहीं होता है, वरना अमोनिया गैस की वजह से सेल ब्लास्ट भी हो सकता है। बात क्लियर है, तो इस तरह से पूरा सेल काम करता है। कौन सा, हमारा एवरेडी सेल यानी शुष्क सेल। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। चलिए आते हैं हम लोग ईंधन सेल में। अब देखिए ईंधन सेल की परिभाषा क्या है, ऐसे आएगा ईंधन सेल बताइए, उसके लाभ बताइए, उसकी सीमाएं बताइए, ठीक है ना, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में बताइए। तो ईंधन सेल के बारे में समझते हैं। देखिए हमारे पास कुछ ईंधन होते हैं जैसे हाइड्रोजन, CO, CH4, ठीक है ना। इन ईंधनों की जो दहन ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो सेल होता है वो कहलाता है ईंधन सेल। क्या बोला, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला सेल ईंधन सेल कहलाता है। हमारे पास एक एग्जांपल कौन सा, H2O2 ईंधन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है ना। अब देखिए ईंधन सेल के लाभ क्या होते हैं। लाभ ये है कि इसकी दक्षता 70% होती है। देखिए इन सेलों की दक्षता 30 से 40% होती है, मतलब कार्य करने की क्षमता 30 से 40% तक बढ़िया होती है, और इनकी 70% तक होती है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है ना, तो इनकी दक्षता कितनी, 70% है। ठीक, मतलब पावर, कैपेसिटी काम करने की। ठीक है ना, और इसमें सेकंड फायदा क्या है, देखिए ये वाले सेल खराब हो जाते हैं और प्रदूषण भी फैलाते हैं। ये वाले सेल में फायदा क्या है, आप लगातार ईंधन डालते रहिए, लगातार ऊर्जा का निर्माण होता रहेगा। ईंधन डालते रहिए, ऊर्जा बनाते रहिए, ईंधन डालते रहिए, ऊर्जा बनाते, मतलब एक तरह से देखा जाए सेल कभी खराब नहीं होगा। तीसरी बात, इन सेलों से प्रदूषण भी नहीं होता है। ठीक है ना, इन सेलों से क्या नहीं होता, प्रदूषण। क्यों नहीं होता ये बता रहे हैं आपको, समझा रहे इसमें सेल में कि प्रदूषण क्यों नहीं होता। बात ध्यान रखिए, तो ये 3 इसके लाभ हैं। अब सीमाएं यानी हानियां या नुकसान क्या है हमारे लिए, ये सेल अगर इतना अच्छा है तो हर घर में होना चाहिए। ऑलरेडी सेल क्यों बन रहे हैं, तो वो सस्ते हैं, ये वाले महंगे बहुत होते हैं। क्यों महंगे हैं और क्या दिक्कतें हैं, क्यों हम लोग के हर घर में ये वाले सेल नहीं होते, समझिए। सबसे पहली चीज तो इसमें जो उत्प्रेरक इस्तेमाल होता है वो होता है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम उत्प्रेरक जो है वो बहुत महंगा होता है, सोने से भी अधिक महंगा है। तो कह रहा प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, तो हर एक के बस की बात नहीं इस सेल को खरीदना। ठीक है ना, तो सोने से भी महंगी जो चीज है उसमें खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, कैसे आदमी खरीदेगा ऐसा सेल को। दूसरी बात, ये जितने भी हमारे पास ईंधन है सारे कैसे अवस्था में, गैस अवस्था में। तो गैसीय ईंधन को रखेंगे कहाँ पर और कैसे भरेंगे उसमें, ये भी हमारी एक समस्या है। तो गैसीय ईंधनों का संग्रहण करना भी क्या होता है, कठिन होता है। इसको कलेक्ट करना, इसको रखना, स्टोर करना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। तो गैसीय ईंधनों का संग्रहण क्या है, कठिन है हमारे लिए। नंबर तीसरा, जलीय केवच की प्रकृति संक्षारक होती है। भैया इसमें जो विद्युत अपघट के रूप में इस्तेमाल होता है वो होता है KOH यानी क्षार, और वो भी कैसा, जलीय क्षार। और क्षार यहाँ पर कैसा है, ये केवच प्रबल क्षार है, और प्रबल क्षार प्रबल संक्षारक होता है। बहुत जल्दी ही क्या करेगा, लकड़ी, कागज, कपड़ा और त्वचा इन सबको जला सकता है। तो जरा सा भी इसका हमारे ऊपर गिरा तो तुरंत क्या होगा, हमारी त्वचा खराब। ठीक है ना, तो ये इनकी क्या है, सीमाएं, जिसकी वजह से इन सेलों को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस में कौन सा, H2O2 ईंधन सेल। चलिए इसके बारे में समझते हैं, इस सेल में क्या क्या है सिस्टम। देखिए पहले यहीं से आपको समझा देते हैं, या चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। देखिए इस सेल में ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल होती है, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। इलेक्ट्रोड के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक की छड़, मतलब कार्बन प्लस प्लेटिनम उत्प्रेरक की छड़ होती है। तो कार्बन ज्यादा होता है, प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में थोड़े थोड़े से इसमें क्या होते हैं, भरे होते हैं। ठीक है ना, तो कार्बन और प्लेटिनम से बनी, प्लेटिनम यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो कार्बन और प्लेटिनम से बनी उत्प्रेरक वाली छड़ जो होती है, प्लेटिनम जो उत्प्रेरक है, इसकी छड़ का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ऐसे लिख दे रहा है, ठीक है, तो आपको ध्यान रहे। तो कार्बन जो है और प्लेटिनम की छड़ का इस्तेमाल होता है, और प्लेटिनम यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करेगा। विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट यहाँ पर कौन सा होता है, जलीय KOH। क्या होगा, जलीय KOH। अब समझिए यहाँ पर काम कैसे करता है सेल। देखिए स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए होता क्या है।
ये रही हमारी कार्बन इलेक्ट्रोड वाली, देखिए लिखा है प्लेटिनम युक्त ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट मतलब कार्बन, तो प्लेटिनम युक्त, प्लेटिनम भरा हुआ है और ग्रेफाइट यानी कार्बन की छड़ है। यहाँ पर सरंध्र छड़ है, सरंध्र मतलब होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे से बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म क्या है छिद्र है ना, पोरस, पोरस मतलब सरंध्र, बात क्लियर, बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं। तो इसमें से देखिए ये वाली जो है छड़ वो काम कर रही है कैथोड का और ये वाली छड़ काम कर रही है एनोड का। ओके, अब देखिए इसमें होता क्या है, जब हम एक तरफ से हाइड्रोजन गैस को भेजते हैं, अब यहाँ अंदर क्या भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ KOH जल, तो जल में जैसे आप KOH डालेंगे तो K प्लस OH माइनस अलग अलग हो जाएगा और जल भी अंदर पड़ा हुआ है, तो K प्लस OH माइनस और अंदर क्या है जल है। अब होता क्या, सल काम कैसे करता है, जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस को भेजेंगे कहाँ पर, कैथोड पर, तो आपने कुछ गड़बड़ हो गया हमारा इसमें लग रहा है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस को भेजा है, यहाँ पर ये होगा एनोड और ये होगा कैथोड। ये क्या है, ये है कैथोड और ये वाला हिस्सा है हमारा एनोड। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग कहाँ भेजते हैं, एनोड पर। ठीक है, आप समझिए, जैसे ही आप इसमें हाइड्रोजन गैस को भेजेंगे तो होता क्या है, यहाँ पर जैसे ही हाइड्रोजन गैस जाती है, इस विलयन का जो KOH का OH माइनस है ये तुरंत आ जाता है इसको रिसीव करने के लिए। चलो मेरा भाई आ गया, इसको पकड़ लेते हैं, ले चलते हैं इसको घर पे, नाश्ता वास्ता कराएंगे, इसके पास बहुत पैसे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन से इसको खींच लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन गैस गई एनोड पर, इसको लेने आया OH। अब 2 H क्यों लिए समझिएगा, एक OH लिया हमने, एक OH माइनस, तो होगा कि यहाँ पर ये OH अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला इसने, तो ये ओनली OH बचा। अब ये OH एक H उठा के बना देगा H2O। अब हमारे पास 2 H हैं, इसलिए कितने OH लिए, 2 H, तो एक H एक OH से बनेगा एक H2O, तो 2 H 2 H से बनेंगे 2 H2O, तो यहाँ बन गया 2 H2O, 2 जल के मॉलिक्यूल निकलेंगे भाप के रूप में, और एक OH से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो 2 OH से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। बात क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल रही है, जल निकल रही बाहर, यहाँ भाप के रूप में जल बाहर निकल रही है। अब कैथोड पर देखिए क्या होता है, कैथोड पर जैसे ये ऑक्सीजन आती है यहाँ पर, तो इस ऑक्सीजन को रिसीव करने आता है कौन, H2O, रिसीव करने कौन आएगा, H2O आएगा। ये कहेगा चलो हम तुमको ले लेते चल के, तो ऑक्सीजन को उठाया किसने, H2O ने। अब ये क्या करेगा, ये वापस से OH का निर्माण करता है, कैसे करेगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए कितने O हो रहे हैं हमारे पास, 2 O ये रहे, ठीक है, और जल यहाँ पर कितने निकले थे, 2, तो उससे मतलब नहीं है, फिलहाल ये ध्यान रखिएगा वो जल अलग है और अंदर जो जल है उससे रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो 2 जल के मॉलिक्यूल लिए हमने यहाँ पर, 2 क्यों लिए समझिएगा जरा, अगर हम जल का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारे पास 2 H होंगे और वो कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3, तो 2 H से 2 OH बना सकते हैं आप। ठीक है, तो एक O तो रह जाएगा, इसलिए हमने कितने गुणा किया, 2 का। अब 2 गुणा करने से फायदा क्या है कि H हमारे पास 4 हो गए और ऑक्सीजन देखिए 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 ऑक्सीजन हो गए, तो 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बन गए 4 OH माइनस, 4 OH बनेंगे और हर OH पे होता है माइनस, तो यहाँ पर एक OH पर एक माइनस, तो 4 OH पर 4 माइनस, तो हमें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस हमें बराबर करना, आवेश बराबर करना, तो वहां पर 4 माइनस किया तो यहाँ पर भी 4 माइनस करने पड़ेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हुए इन्होंने क्या कर लिया, 4 माइनस बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ना, राइट को राइट से जोड़ना, पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कीजिए, तो नीचे 4 इलेक्ट्रॉन थे, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए ऊपर कितने गुणा कराया, 2 का, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये भी होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ये भी, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और देखिए 2 गुणा कराने से OH भी कितने हो गए, 2 दूनी 4, और नीचे भी कितने OH थे, 4, तो 4 OH से 4 OH कैंसिल हो गए। अब लेफ्ट में क्या बचा, ये बचा 2H2 लिख दिया हमने, और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ बचा ओनली O2। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर जल, ये 2 दूनी 4 जल ये हुए और 2 जल ये हुए, तो 4 जल वो हैं, 2 जल ये हैं, 2 जल उधर जाके वो 4 जलों से माइनस हो जाएंगे, तो बचेंगे उस तरफ केवल 2 जल, तो 2H2O बचा, तो इस तरफ केवल क्या बचा, 2H2O। क्लियर, या समझ लीजिए 2 जल से 2 जल कैंसिल हो गए, 2 जल बचे थे उसको हमने लिख दिया, 2 दूनी 4 हो रहे हैं ना, 4 जल हो रहे हैं, 4 में से 2 कैंसिल हो गए, 2 बचे तो उसको हमने लिख दिया, तो हमारी फाइनल रिएक्शन मिली 2H2 प्लस O2 2H2। ओके, क्लियर है, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से जल बन रहा है यहाँ पर। अब जल क्या है, जल भाप के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर व्यर्थ के रूप में बाहर क्या निकल रहा है, जल। अब जब जल बाहर निकल रहा है तो बताइए जल कौन सा हानि पहुंचा रहा है किसी को, वो तो जाके भाप बन के भैया बादल बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं प्रदूषण हो रहा है क्या, इसमें नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने कहा था कि भैया ये क्या है, प्रदूषण नहीं होता है इस जल से। बात क्लियर है, आशा करेंगे आपको ईंधन सेल और शुष्क सेल दोनों समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगली
हेडिंग जो हमारी है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझने की है। अच्छे से समझेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या, उसके क्वेश्चन कैसे करने हैं उनको भी समझेंगे। जल्दी से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपनी विद्युत रासायनिक श्रेणी को। तो बच्चों ये हमारे सामने लिखी हुई है अब इस चैप्टर की आखिरी हेडिंग, जिसके बारे में हम अच्छे समझना से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, मल्टीपल्स के क्वेश्चन और जो कुछ नॉर्मली ऐसे अति लघु उत्तरी में या फिर लघु उत्तरी में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, उन सब क्वेश्चन को यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है। सारे क्वेश्चनों को आपको समझाएंगे और इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग जल्दी से भी यहाँ पर इसको समझाना शुरू करते हैं आपको। देखिए हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इस टॉपिक खत्म होते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसकी वीडियो पढ़ते ही टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्या होगा, इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ जैसा हमने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है, क्लियर है। तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी को। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, हमने इससे पहले इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ा था। तो वहां पर हम लोगों ने अच्छे से जाना था कि इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो कोई भी जो मेटल होता है, कोई भी जो एलिमेंट होता है, हर एक का कुछ ना कुछ मानक इलेक्ट्रोड विभव निकलता है, जिसको हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निकालना सीखा भी था। वहां पर आपको समझाया था कि किस तरह से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी इससे पहले की हेडिंग को हम लोगों ने उसमें जाना है। तो अब यहाँ पर ये समझिए आप कि विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या। देखिए बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स है, बहुत सारे तत्व हैं, आपने उन तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्या किया, एक एक करके निकाल लिया, ठीक है। बात क्लियर है। अब आप करेंगे क्या, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, तो आप उन मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में रखिए या घटते क्रम में रखिए, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग चलो बढ़ते क्रम में रखेंगे। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को आपने क्या किया, बढ़ते क्रम में रखा, और बढ़ते क्रम में रखने पर आपको जो श्रेणी मिलेगी आप उसी को क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए हमारे पास डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्लियर। 3 से 4 नंबर का ये भी आता है, तो केवल परिभाषा नहीं आएगी, लक्षण भी साथ में आएंगे, तो आपको लक्षण भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो लक्षण क्या है, देखिए लक्षण या अनुप्रयोग कुछ भी बोल देता है, तो आपको यही पूरा छापना है। अब समझते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ हम कर सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी का। अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले हम इन लक्षणों को समझे, पहले हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कर लेते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी हम याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा ये ट्रिक लिखा हुआ है विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने का। हल्का हल्का आपको हिंट देते हैं हम यहाँ पर, आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा हम डीपली नहीं समझा पाएंगे इसको, यहाँ पर बहुत ज्यादा कहानी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर इन दो की कहानी बताएंगे, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। या हम कोशिश करते हैं कि आपको समझा सकें, ठीक है। देखिए एक लीक बसर नाम का व्यक्ति है, लीक बसर नाम का व्यक्ति है जो कि काना है, और उसके लड़के का नाम है अली। लीक बसर नाम का व्यक्ति है जो काना है, काना मतलब एक आंख से कम दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता, और उसका एक लड़का है अली। वो सुबह सुबह उठता है और अपने लड़के अली से क्या मांगता है, मंजन। क्या मांग रहा है, मंजन। तो लीक बसर जो काने हैं वो अपने लड़के अली से क्या मांग रहे हैं, मंजन। तो यहाँ पर हमारी ट्रिक बन गई लीक बसर। देखिए हमने अंडरलाइन मार के रखा हुआ कि आपको इनको साथ में बोलना है, ठीक है ना, इन शब्दों को। तो क्या क्या शब्दों को साथ में बोलना है, लीक बसर काना मांगे अली मंजन, ठीक है। लीक बसर काना मांगे अली मंजन। अब आप इसको ब्रेक करके देखिए ऐसे लिखेंगे तो आप यहाँ पर मतलब समझ जाएंगे। ली का मतलब LI, का मतलब के, बा का मतलब BA, सर का मतलब SR, का मतलब CA, ना का मतलब NA, मांगे का MG, अली का AL, मन का MN, जन का ZN। तो लीक बसर, देखिए लीक बसर काना मांगे अली मंजन। क्लियर। उम्मीद करेंगे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है, मंजन करके उन्होंने कहीं भी फेंकना कहीं भी थूकना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो वहां पर पहुंच नहीं पा रहा, ठीक है। तो जब कहीं भी फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया, कहीं भी थूकना शुरू कर दिया, तो उनके लड़के ने उनको मना किया कि कहीं भी मत फेंको, इस तरह से मंजन करके कहीं भी मत फेंको, है ना। मना करने का लिए हम यूज करेंगे कोनी शब्द, राजस्थानी भाषा में होता है कोनी, मना करना, कोनी, ठीक है ना। तो मना किया, और इसके लिए उसके लड़के ने क्या किया, उनको डांटा। तो हम डांटने की जगह इस्तेमाल करेंगे हाँ का। तब डांटा, तब की जगह बोलेंगे पब, और डांटा की जगह बोलेंगे हाँ का। तो उनके लड़के ने तब उनको क्या किया, डांटा, मतलब पब हाकू, ठीक है ना। पब हाकू मतलब तब डांटा, ठीक है। और लड़के का मतलब सन,
तो क्या बोला, लड़के ने कहा कि कर फेकड़ कोनी, करके मत फेंको कहीं पर भी, कर फेकड़ कोनी, सन पब हाकू, सन पब हाकू। तब लड़के ने क्या किया, हाका, उनको डांटा इस चीज के लिए ना कि कर फेकड़ कोनी सन पब हाकू, मंजन करके कहीं भी मत फेंकना है, इसके लिए उनके लड़के ने उनको डांटा। तो कर से हो गया सी आर, फे से एफ ई, कड़ से सी डी, को से सी ओ, नी से एन आई, जन से सन से एस एन, पब से पी बी, हा से एच, कू से सी यू। तो कर फेकड़ कोनी सन पब हाकू। क्लियर, उम्मीद करेंगे आपको ये भी याद हो गया होगा। लास्ट देखिए, लास्ट क्या है कि वो लड़का शादीशुदा तो है नहीं, तो वो जाता है कहीं पर, एक जगह पर पार्क आर्क में कहीं मान लीजिए गया, तो जैसा ये था, इसकी शादी नहीं हुई थी, ऐसी एक लड़की भी थी, उसकी भी शादी नहीं हो रही थी। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा, जब दोनों एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे को पसंद कर लिया। पसंद कर लिया तो हुआ क्या कि यहाँ पर अब देखिए, लड़के से ज्यादा यहाँ पर जल्दी है लड़की को शादी की, ठीक है ना। तो लड़के ने कहा हाँ जी, तो लड़की ने उधर से बोला ए जी, और इतने में लड़की क्या हो गई, पट गई उससे, ठीक है ना। तो लड़के ने कहा हाँ जी, लड़की ने कहा ए जी, और लड़की क्या हो गई, पट गई, ठीक है। फिर लड़की क्या कह रही है, लड़की कह रही है तुम घर पहुंचो, हम कल ही बारात लेके आ रहे हैं। लड़की देखिए बारात लेके जा रही है, जाता लड़का है, यहाँ कौन जा रहा है, लड़की, जल्दबाजी किसको, लड़की को ना। तो हाँ जी ए जी, ठीक है, बोल के क्या हो गई, लड़की पट गई, और फिर बोल रही है कि तुम घर पहुंचो, हम बारात लेके आएंगे। तो जब लड़का घर पे जाता है तो पिताजी से बताता है कि कल मेरी शादी है। तो पिताजी कहते हैं यार ऐसा क्या करके चले आए तुम, तुम्हें कल शादी होने वाली है, ऐसे शकल ना सूरत तुम्हारी, तुमको कौन पसंद कर लिया। तो उसने फिर कहानी बताई अपनी, क्या बताया कि हमने बोला हाँ जी, लड़की ने बोला ए जी, इतने में वो क्या हो गई, पट गई। तो हाँ जी ए जी पटाओ, हाँ जी ए जी बोल के उसको पटा लिया हमने, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, फिर पिताजी से कह रहा है कि आएगी बारात कल फादर, तो आएगी बारात कल फादर, यानी पिताजी कल बारात आएगी, ठीक है। तो हाँ जी ए जी पटाऊ, आएगी बारात कल फादर। आपको पढ़ना ऐसे है, बट लिखेंगे कैसे, हाँ जी से एच जी, ए जी से ए जी, पट से पी टी, आऊ से ए यू, आएगी आई, बारात से बी आर, कल से सी एल, फादर से एफ। तो हाजी ए जी पटाऊ, आएगी बारात कल फादर, हाजी ए जी पटाऊ, आएगी बारात कल फादर। क्लियर, उम्मीद करेंगे आप इसको याद कर लेंगे। अब चलिए इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। देखिए होता क्या है विद्युत स्टडी में, यहाँ पर इसका एक सबसे अच्छा लक्षण क्या है कि कम से कम 2 मेटल हम लेंगे, उस 2 मेटल में से एक का सॉल्ट सॉल्यूशन यानी लवण का विलयन होगा। कहने का मतलब ये है कि एक मेटल ऐसा होगा जो या तो सल्फेट के साथ या नाइट्रेट के साथ ऐसा, या क्लोराइड के साथ ऐसा, कुछ ना कुछ उसके साथ में होगा, ठीक है ना, एक मेटल के साथ में, और दूसरा मेटल सिंगल अकेला होगा, ठीक है। तो एक लवण के विलयन के साथ में और एक अकेला। तो होगा क्या, यदि सिंगल वाला जो लवण का विलयन बना के रखे हुए है उससे ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, सिंगल वाला यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी में लवण के विलयन वाले से ऊपर है, तो क्या करेगा वो, ऊपर वाला नीचे वाले को उसके लवण के विलयन से हटा देगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपको इसको ऐसे समझाते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। मतलब देखिए एक ये सिंगल है और एक देखिए ये लवण के विलयन के साथ में कॉपर मेटल है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि जिंक और कॉपर, तो सिंगल वाले को आपको देखना है कि ऊपर है या नीचे है बगल वाले से। तो जिंक चेक करिए ऊपर है कि नीचे, तो देखिए जिंक इधर है, कॉपर कितना नीचे है ना। तो क्या है, सिंगल वाला ऊपर है किससे, नीचे वाले से, मतलब लवण के विलयन वाले से ना, ऊपर है ना। तो ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करता है, उसके लवण के विलयन से हटा देगा। तो कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को हटा, मतलब कॉपर को फेंक देगा और सल्फेट अपने साथ कर लेगा। तो जिंक का बन गया ZnSO4 और Cu अलग हो गया। तो देखिए नीचे वाली, ऊपर वाली धातु ने नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर दिया, हटा दिया, ठीक है ना। यही रूल है पहला, ये बात ध्यान रखिए। और नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, ठीक है ना। यदि यहाँ पर हम ZnSO4 यहाँ कॉपर लिखते तो हम यहाँ लिख देते नो रिएक्शन, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, विस्थापित नहीं कर सकता। यही इसका पहला रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। और भी है हमारे पास में रूल, इनसे भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, सॉल्व होते हैं, ठीक है। बट इस नियम को ध्यान रखिएगा, नीचे वाला ऊपर वाले को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा, ठीक है ना। अब दूसरा क्या कह रहा है, जिस तत्व का अपचयन विभव, अपचयन विभव मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, कह रहा कम होगा। कम का मतलब देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस से चालू होते हैं, तो माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है ना। तो माइनस से चालू होगा, फिर माइनस में और कम आएगा और कम आएगा और कम आएगा, ठीक है। तो माइनस में कम होने का मतलब है कि वो बढ़ रहा है मान, ठीक है। फिर 0 पहुंचेगा, फिर +1 +2 +3 करके ऐसे प्लस में मान जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, घटने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, कम से ज्यादा हो रहा है। तो उसने कहा कि जिस तत्व का अपचयन विभव यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा
वो होगा प्रबलतम अपचायक। सबसे ऊपर कौन है? मेटल। कौन है? लिथियम। तो सबसे ज्यादा माइनस का यही होगा, ठीक है ना। हमने बोला ना ऊपर वाला सबसे ज्यादा माइनस का होगा और नीचे आते आते माइनस को गिरता जाएगा और फिर हाइड्रोजन पे आते आते यहाँ जीरो हो जाएगा। जब यहाँ जीरो हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर वैल्यू जो है प्लस में शुरू हो जाएंगे। तो वैसे कॉपर का प्लस का 0.34 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू प्लस में आनी शुरू हो जाएंगी। तो ऊपर वाले का सबसे कम, नीचे वाले का सबसे ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा माइनस का 3 पॉइंट कुछ होता है इसका, ठीक है ना। तो सबसे जिसका सबसे ज्यादा माइनस का है वो सबसे अच्छा अपचायक होता है, और जिसका सबसे ज्यादा प्लस का है यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जिसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा होगा, वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ध्यान रखिएगा, प्रबल अपचायक, प्रबल ऑक्सीकारक। तो उस हिसाब से अगर हम पूछे कि बताइए अपचायक का क्रम बताइए ये क्या है, ये क्रम कौन सा है, अगर हम उधर से इधर की ओर आ रहे तो ये क्रम कौन सा है, बढ़ता है घटता है? तो आप क्या बताएंगे कि जब इसका सबसे ज्यादा है तो इसका बाकी का तो कम ही होगा, तो ज्यादा से कम की ओर, यानी कि ये क्रम क्या होगा, ये यानी कि जब माइनस से आप प्लस की ओर जाएंगे तो हम कहेंगे अपचायक क्षमता का क्रम घट रहा है, अपचायक क्षमता का क्रम घट रहा है। बट हम जानते हैं कि ऑक्सीकारक की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन होता है? जिसका सबसे ज्यादा है, देखिए अपचायक उल्टा ऑक्सीकारक होगा। तो माइनस में सबसे ज्यादा अपचायक का होता है, तो जो प्लस का होगा उसका सबसे अच्छा गुण किसका होगा? ऑक्सीकारक का। तो हम पूछेंगे बताइए ऑक्सीकारक गुण का क्या बताएंगे आप? तो आप क्या कहेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकारक गुण बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है भैया, अपचायक गुण घट रहा है तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है जिस तत्व का अपचयन विभव सबसे कम वो प्रबलतम अपचायक, और सबसे प्रबल अपचायक होता है लिथियम। और जिस तत्व का अपचयन विभव सबसे अधिक होगा वो प्रबल होगा ऑक्सीकारक, और प्रबल ऑक्सीकारक है F2 या फ्लोरीन, केवल F भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे देखिए नीचे है तो सबसे ज्यादा प्लस का मान इसी का है। क्लियर है? फिर कह रहा है ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है भैया? ऊपर है धातुएं, देखिए ध्यान से, और नीचे आते 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 आपको अधातुएं मिलनी शुरू हो गई। तो आप जानते हैं धातुओं का गुण ही होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का, और अधातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का। बात क्लियर है? धातुओं का गुण है इलेक्ट्रॉन को त्यागने का, अधातुओं का गुण है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का, ठीक है। तो हो क्या रहा है? तो क्या बताया? ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। सिंपल सी बात है भैया, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो हम कहते हैं कि उस पर क्या हो रहा है? उस पर हो रहा है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। तो जिस पर अपचयन अभिक्रिया होगी, सिंपल सी बात है, उसकी अपचयन शक्ति बढ़ेगी, अपचायक क्षमता क्या होगा? बढ़ेगी। अपचयन शक्ति बढ़ने का मतलब है अपचायक क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। बात क्लियर है? तो देखिए वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, इस वजह से अपचयन क्षमता या अपचयन शक्ति बढ़ती है, ठीक है भैया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपचायक वाली बढ़ेगी नहीं घटेगी, अपचायक क्षमता आपको बताया था घटेगी, अपचायक वाला घटेगा। लेकिन ये अपचयन और अपचयन, अपचयन एक अलग चीज है, अपचायक अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। तो अपचायक क्षमता क्या होता है? अपचायक क्षमता तो घटेगी लेकिन अपचयन क्षमता और अपचयन शक्ति बढ़ती है। ये बात ध्यान रखिएगा, दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? घटती है, क्योंकि आपको बता दिया प्रबल अपचायक ये है और सबसे दुर्बल अपचायक ये है, ठीक है ना। तो अपचायक क्षमता घटती है लेकिन अपचयन शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब होता है अपचयन अभिक्रिया। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा उस पर अपचयन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है, तो अपचयन क्षमता या अपचयन शक्ति भी हम कहेंगे बढ़ेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला कह रहा H से ऊपर के जितने भी तत्व होंगे, ये देखिए ये H रहा और इसके ऊपर के ये तत्व यानी मेटल्स हैं सारे, तो कह रहा H से ऊपर के जितने भी तत्व होंगे वो अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया हर एक अम्ल का गुण ही होता है कि उसमें कौन सा क्या होता है? उसमें हाइड्रोजन मौजूद होगा, नॉर्मल सी बात है, अम्ल है तो हाइड्रोजन होगा होगा, परिभाषा ही होती है अम्ल की है, ठीक है ना। तो करता क्या है कि H से ऊपर के जितने भी मेटल होंगे वो अम्लों से हाइड्रोजन को हटा देंगे। जैसे देखिए जिंक की बात कर रहे हैं तो जिंक देखिए H से ऊपर है, H से ऊपर है तो H से ऊपर है तो जिंक क्या करेगा? जिंक H2SO4 में से H2 अलग कर देगा, SO4 को अपने साथ ले जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर कॉपर लिखा होता तो फिर यहाँ पर ये रिएक्शन ना होती, मतलब ये वाली ना होती, कॉपर सल्फेट प्लस H2 ना निकाल पाता, एक अलग रिएक्शन होती है वहां पर H2 निकलता है, ठीक है ना। वो दूसरी टाइप की रिएक्शन है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा उसको। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल है तो हाइड्रोजन को हटाएंगे, हाइड्रोजन से नीचे के हैं तो हाइड्रोजन को नहीं हटाएंगे, हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा। इसके अलावा Hg व इससे नीचे की जो धातुएं होती है, देखिए ये रहा मरकरी, और इससे नीचे की जो धातुएं हैं ये इतनी कम स्टेबल होती हैं कि अगर इनमें क्या होता है, इनके जो ऑक्साइड होंगे इतने कम स्टेबल होते हैं, इतने कम अस्थायी होते हैं कि ये समझ लीजिए हल्का सा भी टेम्परेचर आप देंगे तो स्वतः विघटित हो जाएंगे। स्वतः विघटित होने का मतलब है अपने आप ये ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 2HgO ऊर्जा हल्की सी दी
तो क्या हुआ, Hg प्लस O2 में टूट गया, ठीक है। नॉर्मली एनर्जी में ही ये क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। बट जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर और लिख दे रहे हैं Fe2O3। अब इसको आप एनर्जी दीजिए तो ये तो Hg से ऊपर है, बहुत ऊपर है मेरे ख्याल से, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो इसको ऊर्जा देने पर यहाँ पर ये विघटन नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे नो रिएक्शन। क्लियर है। तो Hg और उससे नीचे के जो मेटल होते हैं वो हल्की सी एनर्जी पर, इतने उनके जो ऑक्साइड होते हैं इतने अस्थायी होते हैं कि वो हल्की सी एनर्जी पर स्वतः विघटित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे, मरकरी व इससे नीचे की धातुओं के ऑक्साइड बहुत ही अस्थायी होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्वतः विघटित हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उम्मीद करेंगे सारे लक्षण आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हमने यहाँ वैसे समझा दिया आपको, फिर भी एक बार यहाँ पर हम बता दे रहे, देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव को हमने ऐसे लिख लिया कि माइनस माइनस माइनस, देखिए माइनस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है वैल्यू, फिर 0 +1 +2 +3। तो ये देखिए बढ़ता क्रम है मानक इलेक्ट्रोड विभव का, या मानक अपचयन विभव का, या अपचयन विभव का, कुछ भी आप बोल लीजिए, ये बढ़ता क्रम है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है अपचयन गुण, अपचयन क्षमता, देखिए एक शब्द लिखा हुआ अपचयन, अपचायक कहीं लिखा हुआ, अपचयन गुण, अपचयन क्षमता, अपचयन शक्ति, या फिर ऑक्सीकारक गुण। ये क्या होता है, यदि हम ऐसे चलेंगे मतलब कि माइनस से प्लस की ओर चढ़ेंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपचयन वाली सारी चीजें और ऑक्सीकारक वाला जो गुण है ये माइनस से प्लस की ओर चलने पर बढ़ता है। लेकिन अगर हम अपचायक क्षमता और सक्रियता, सक्रियता मतलब क्रियाशीलता, क्रिया करने की शक्ति जो होती है ना, क्रियाशीलता, तो यदि हम इसकी बात करते हैं अपचायक क्षमता व सक्रियता, तो ये क्या होगा, जब आप प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तब ये बढ़ेगा। एरो बना हुआ है, प्लस से माइनस की ओर चलने पर ये तब बढ़ते हैं। बात क्लियर है, कौन कौन, अपचायक क्षमता व सक्रियता। सक्रियता मतलब क्रिया करने की क्षमता, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होते हैं, ऊपर वाले। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनके। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि मानक अपचयन विभव, देखिए ABCD के हमें दिए गए हैं, ए का है -3.05, बी का है -1.66, सी का है -0.40 और डी का है प्लस का 0.80 वोल्ट। क्वेश्चन कह रहा है प्रबलतम अपचायक बताइए। तो अभी आपको बताया हमने कि प्रबल अपचायक क्या होगा, सबसे अच्छा अपचायक, अपचायक क्षमता कब बढ़ती है, जब हम प्लस से माइनस की ओर जाते हैं। तो माइनस में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे अच्छा अपचायक होगा। तो आप चेक कर लीजिए इसमें माइनस में सबसे बड़ा कौन सा है, तो है माइनस का 3.05, दिख रहा है आपको, ठीक है। माइनस का 3.05 सबसे बड़ा है, यानी वो किसकी वैल्यू है, ए की। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, ए, ठीक है ना। तो ए हमारा क्या है, सबसे अच्छा प्रबल अपचायक है। अब देखिए ये कुछ वैल्यू दी गई है, Li, Ba, Na, Mg, इनके कह रहा मानक इलेक्ट्रोड विभव या वही अपचयन विभव, ये सब दिए गए हैं, ठीक है। कह रहा है ये प्रबल ऑक्सीकारक छांटिए इसमें। तो प्रबल ऑक्सीकारक क्या बताया, ऑक्सीकारक कब बढ़ता है, जब माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, माइनस से प्लस की ओर। तो प्लस में जो सबसे बड़ा होगा ऑक्सीकारक गुण सबसे अच्छा उसी का होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा प्लस का कौन सा है इसमें, तो प्लस का तो कोई भी नहीं है, प्लस का नहीं है तो हम क्या ढूंढेंगे, हम देखेंगे माइनस में सबसे छोटा कौन है, इधर चलना है ना। तो माइनस में सबसे छोटा कौन है उसका ऑक्सीकारक गुण सबसे अच्छा होगा। तो माइनस में सबसे छोटा देखिए कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला माइनस का 2.37, मेरे ख्याल से यही है ना, हाँ माइनस का 2.37। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये है Mg वाले की। तो आंसर हो गया हमारा इसमें मैग्नीशियम, ठीक है। अरे उल्टा लिख दिया, यहाँ पर था इसका आंसर, मैग्नीशियम यहाँ लिखना है हमको, यहाँ कुछ और पूछा गया है, ठीक है। इस वाले का आंसर प्रबल ऑक्सीकारक। अब कह रहा है ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव ये दिए गए हैं, ठीक है। कह रहा है इनकी बढ़ती सक्रियता बताइए। तो सक्रियता क्या बोला है, जब माइनस से प्लस की ओर चल, नहीं जब प्लस से, इधर देखिए एरो ऐसा बना ना, प्लस से माइनस की ओर आएंगे तब सक्रियता बढ़ती है। तो सक्रियता का बढ़ता क्रम बताना है, अर्थात हमें प्लस से माइनस की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो जो ज्यादा प्लस का होगा उसकी सक्रियता सबसे कम होगी, फिर प्लस का कम सक्रियता ज्यादा होगी, प्लस का और कम सक्रियता और ज्यादा होगी, 0 हो गया सक्रियता और ज्यादा होगी, माइनस में हो गया सक्रियता और ज्यादा होगी, माइनस में सबसे ज्यादा हो गया सक्रियता और ज्यादा होगी। क्लियर है। तो प्लस से माइनस की ओर की वैल्यू को हमें अरेंज करना है, ठीक है। प्लस वाले की सबसे कम होगी, माइनस वाले की सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए प्लस वाला कोई है क्या इसमें, प्लस में, हाँ ठीक है, एक ये रहा प्लस 1.5। तो ये देखिए सबसे बड़ा प्लस का है, तो सबसे कम सक्रियता इसी की होगी। तो ये है ए, ये सबसे कम सक्रियता वाला है। इसके बाद है सी नंबर, ठीक है। अब इसके बाद माइनस में हमने क्या बोला, माइनस में पहले हम क्या देखेंगे, छोटा फिर उससे बड़ा। तो छोटा कौन सा है, 0.36 वाला, यानी कि डी, और फिर बी। तो हमारा आंसर हो गया ACDB, ठीक है। सक्रियता का बढ़ता क्रम, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, जो माइनस में सबसे बड़ा है।
चौथा क्वेश्चन देखिए, ए बी सी के मानक अपचयन विभव ये दिए गए हैं, ठीक है। अपचयन शक्ति का क्रम बताना है। तो अपचयन शक्ति का यहाँ तो बोला नहीं, घटता है बढ़ता क्रम, तो हम लोग बढ़ता क्रम लगा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अपचयन शक्ति बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, अपचयन शक्ति देखिए ये रहा अपचयन शक्ति। कब बढ़ती है, जब माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तब अपचयन शक्ति बढ़ेगी। तो माइनस वाले की अपचयन शक्ति सबसे कम होगी, माइनस वाले की सबसे कम, ठीक है ना। तो माइनस वाले की अपचयन शक्ति सबसे कम होगी, तो सबसे बड़ा माइनस कौन सा है, ये वाला रहा सी, इसकी अपचयन शक्ति सबसे कम। फिर ये वाला माइनस का बी और फिर ये ए, तो आंसर हो गया सी बी ए, अपचयन शक्ति का बढ़ता क्रम, ठीक है। फिर कह रहा है ए बी सी डी मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है इनके दिए गए हैं ये, ठीक है। कह रहा है घटती सक्रियता क्रम बताइए, हमें सक्रियता का घटता क्रम बताना है। तो ये तो सक्रियता का बढ़ता क्रम होता है, तो घटता क्रम कैसे आएगा, जो माइनस में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी सक्रियता सबसे ज्यादा होगी। हमें घटता क्रम बताना है, तो हम चलेंगे माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। तो सबसे बड़ा माइनस का देखिए इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा माइनस का है माइनस का 2, ये है कौन सा, बी वाला। तो हमें घटता क्रम बताना है ना, तो सबसे ज्यादा सक्रियता इसी की है। फिर माइनस में देखिए कौन सा है, 0.76 यानी कि डी। फिर प्लस में कम वाला यानी कि सी और फिर ए, ठीक है। तो ये हो गया सक्रियता का घटता क्रम, ओके, हाँ ठीक है। CuNaMg व Ag को कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी के घटते क्रम में बताइए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का घटता क्रम देखिए, हमारे पास जो था ये हमारा क्या था, हमने परिभाषा में बोला था कि तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड के बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी। तो ये हमने बढ़ता क्रम लिया था, माइनस से प्लस की ओर बढ़ता क्रम। हमसे उसने कहा घटता क्रम बताइए, घटता क्रम मतलब प्लस से माइनस की ओर आना है। बात समझ में आ रही है। विद्युत रासायनिक श्रेणी बोला उसने, देखिए इनमें किसी चीज का जिक्र नहीं किया है। तो हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी का देखिए बढ़ता क्रम साफ साफ दिख रहा है, माइनस से प्लस की ओर बढ़ता क्रम है। तो अब वो घटता क्रम यानी कि प्लस से माइनस की ओर आना है, ठीक है। तो घटते क्रम में यहाँ पर सबसे बड़ा जो होगा वो कौन होगा, Ag। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे नीचे यही है, घटता क्रम बताना ना। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन है, Ag वाला, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू प्लस में होगी, ठीक है। फिर इससे ऊपर आइए, Ag के बाद कौन मिलेगा आपको, Cu। उसके बाद Na और Mg में पहले कौन मिलता है, Mg फिर Na। तो Mg और फिर Na, ठीक है ना। ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी का घटता क्रम, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिंक तथा तांबे में से एक ऐसा है जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। पूछ रहा क्यों नहीं करता बताइए, और कौन है वो, तो बोलो बोलो कौन है वो, कौन है, कॉपर है जिंक और तांबे में। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, कह रहा है तांबे में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। अम्लों में से जिंक तांबे में से एक ऐसा है जो अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तांबे में से एक ऐसा होगा जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता। तो ऐसा कौन है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता, तो बता चुके हैं आपको, जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो विस्थापित नहीं करेगा। अब चेक कर लीजिए जिंक और तांबे में से कौन हाइड्रोजन से नीचे है। तो देखिए जिंक तो ऊपर हाइड्रोजन से, तांबा यानी कॉपर नीचे है, तो कॉपर विस्थापित नहीं करेगा। तो क्या लिखा, कॉपर नहीं करता है। क्यों, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक है। कॉपर सल्फेट विलयन में से लोहे की कील डालने पर क्या होगा। तो कॉपर सल्फेट विलयन में अगर हम लोहे की कील डालते हैं, देखिए क्या होगा, देखिए ये रहा कॉपर सल्फेट और ये रहा लोहा। अब लोहा सिंगल है और कॉपर सल्फेट लबड़ के विलयन के साथ में। अगर ये सिंगल वाला ऊपर होगा तो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा। चलिए चेक करते हैं क्या आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से ऊपर है, कॉपर से ऊपर है क्या। तो क्या चीज है हमारे पास, आयरन, आयरन आयरन Fe कहाँ पर रहा, ये रहा Fe। और Fe ऊपर है कॉपर से, अर्थात ऊपर वाला नीचे वाले को उसके लबड़ के विलयन से हटा सकता है। तो यहाँ पर Fe जो है SO4 बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है। तो Fe ने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe का स्थान कॉपर से ऊपर है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान ऊपर, इसके आगे आप ये लिख सकते हैं कि Fe कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। तो ज्यादा क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को उसके लबड़ के विलयन से हटा देता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। देखिए हमने पहले लिख लिया सिल्वर नाइट्रेट, फिर लिख लिया कॉपर। अब आपको दिख रहा है एक लबड़ का विलयन है और एक सिंगल है। उसने कहा घोल नीला क्यों हो जाता है, अर्थात यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। घोल नीला होने का मतलब रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन हो रही है तो क्या हो रहा होगा कि Cu जो है वो AgNO3 से Ag को विस्थापित कर रहा होगा। तो देखिए बनाया उसने CuNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि कॉपर की आवश्यकता कितनी होती है, कॉपर की आवश्यकता होती है 2, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बना दिया CuNO3 का होल ट्वाइस और Ag को अलग कर दिया। इसका बैलेंस कर लीजिए, ठीक है।
तो कह रहा है ऐसा क्यों हो गया नीला घोल, कह रहा क्योंकि कॉपर जो है वो AgNO3 से Ag को विस्थापित कर देता है। चेक कर लेते कर पाता कि नहीं कर पाता है। तो कॉपर ऊपर होगा Ag से तभी विस्थापित कर पाएगा। देखिए कॉपर ये रहा, Ag ये रहा, तो Ag से ऊपर है कॉपर, इसलिए कॉपर Ag से AgNO3 से Ag को विस्थापित कर देता है, NO3 को अपने साथ ले लेता है, ठीक है ना। तो क्योंकि कॉपर AgNO3 से Ag को विस्थापित कर देता है, इसी वजह से विलयन का रंग नीला हो जाता है। अब इसमें कह रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, विस्थापित क्यों कर रहा है, क्योंकि कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag से ऊपर है। बात क्लियर। तो देखिए इसी प्रकार से और क्वेश्चन आते हैं, लगभग हमने आपको मल्टीपल्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं इसमें, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और भी टाइप के, तो आप उनको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में, हमको बताइएगा तो हम वहां पर देखेंगे, कुछ सॉल्यूशन हो सकता है तो वहां पर डाल देंगे आपके में, ठीक है। बात क्लियर है। तो आपको करना क्या है, पर अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जल्दी से, उम्मीद करेंगे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज से हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है, वन शॉट पूरा का पूरा ये कंप्लीट हमारा इस चैप्टर से आप पढ़ के जाइए, बिल्कुल यही थ्योरी से आप पढ़ के जाइए, ऐसे पढ़ के जाइए, इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको दिया है कि बहुत अच्छे से आपका पेपर में निकलेगा, ठीक है ना। पहले ये 8 नंबर का था, अभी हो सकता है कि नहीं ये 8, हाँ ऐसे ही कुछ 8 नंबर के आसपास हो गया है, 7 या 8 नंबर का, ठीक है। तो इसके नंबर आपको बचाने हैं। हम लोग अगली वीडियो में न्यूमेरिकल लाएंगे वन शॉट में, और उसकी हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, मतलब जितना हो सके उसका शॉर्टेस्ट मेथड हम लोग बना के कम से कम न्यूमेरिकल जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएं, ठीक है। तो आप करना क्या है कि बस आप हमारे साथ इसी तरह से लगे रहिए, बराबर बने रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए, और आपको जितना हो सके, अभी इस समय बच्चों के इंटर के पेपर चालू होने वाले हैं बहुत जल्दी ही, ठीक है, 2024 के। तो कोशिश कीजिए कि और भी जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उनको ये वन शॉट वीडियो भेजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवाइए, वहां से वो क्या करें, उनके नोट्स डाउनलोड कर लें, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। और बने रहिए हमारे साथ में, ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ में। आपको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।